अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा इस वीक का जो हमारा टॉपिक है, या इस वीक जो हमारी लैब का टॉपिक है, दैट्स ऑल अबाउट 1 मिनट जी। तो इस वीक हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर चेनिंग, सही है, उसके अलावा कंस्ट्रक्टर कॉपिंग जिसमें हमारे पास डीप कॉपी, शैलो कॉपी, ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ और डिस्ट्रक्टर, ये चीज़ें थी जिनको हम इंशाल्लाह अपने तमाम इन टॉपिक्स के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। आपका जो क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का है, जिसके साथ कंस्ट्रक्टर चेनिंग जो है वो इसमें संबर्ज हम कर लेंगे, इसको इसमें हम डिस्कस कर लेंगे। और इसी के अंदर हमने ये लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्टर चेनिंग हमने करनी है जहाँ फिजिबल हो, कंस्ट्रक्टर चेनिंग जो कि एक हमारे पास डिज़ाइन मेथड है, और डिस्ट्रक्टर बनाना है, ठीक है, दोनों क्लासेस का सेम। लाइक अब ये दूसरा है जिसके अंदर हम लोग, ये एक और हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमने डीप कॉपी और शैलो कॉपी क्रिएट करनी है, एंड अगेन इसमें भी हम डिस्ट्रक्टर जो है उसको बनाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। मैं रेफरेंस के लिए जो है वो स्लाइड्स भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, कि आपको मैं बताऊँ कि हम कहाँ से जो है वो क्या कर रहे हैं। सही, पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं जी। पहले क्वेश्चन के अंदर क्या क्या है जी, आपने एक प्रोडक्ट इन्वेंट्री सिस्टम बनाना है एक रिटेल स्टोर के लिए, जिसमें ये क्लासेस हमने यूज़ करनी है और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हमने करनी है। तो प्रोडक्ट क्लास क्या है? प्रोडक्ट क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज़ का मतलब है वेरिएबल, ठीक है, कि प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट में हम एक्सप्लिसिटली बनाएंगे, इसमें हम अभी भी नहीं बना रहे। तो हमारे पास प्रोडक्ट आईडी, नेम, प्राइस और क्वांटिटी इन स्टॉक के उसके वेरिएबल्स हैं। मेथड उनका है डिस्प्ले प्रोडक्ट एंड इन्फो, जो कि तमाम प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करेगा। इट्स वेरी इजी। स्टोर क्लास क्या है? इसके अंदर आपके पास स्टोर नेम, लोकेशन और प्रोडक्ट्स आपके पास क्या है? लिस्ट। ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी एक लिस्ट है, मतलब कि एक अरे है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि लिस्ट क्या होती हैं, लेकिन फॉर द टाइम अभी हम सिर्फ अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे हैं। और मेथड्स इसमें क्या है? ऐड प्रोडक्ट, जो इन प्रोडक्ट को इस लिस्ट में ऐड करेगा स्टोर में, ठीक है। और यू आर टास्क टू क्रिएट, वेरी इजी, क्वेश्चन इजी है, ठीक है। टास्क टू क्रिएट इंस्टेंसेस ऑफ दीज क्लासेस, यूज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग टू सेट देयर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। हमने क्या करना है कि मेन के अंदर हमने इनके ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, इंस्टेंसेस का मतलब है ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के थ्रू हमने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना है। क्या करना है जी? क्रिएट एटलीस्ट 3 प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है इसके वो कहते हैं कि कम से कम 3 प्रोडक्ट्स बनाओ, और डिफरेंट कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करके, ठीक है। वो कहता है जी किस तरीके से करना है कि जी द कंस्ट्रक्टर शुड अलाउ सेटिंग द प्रोडक्ट नेम, प्राइस एंड क्वांटिटी इन स्टॉक, सम प्रोडक्ट शुड हैव डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, ठीक है। वही बात है कि कुछ जो है ना, आप जिस तरह यहाँ पे आप देखें ऐड प्रोडक्ट आपके पास है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है ना। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको प्रोडक्ट आईडी, नेम, प्राइस और क्वांटिटी इन स्टॉक चाहिए। तो किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर ये सारी वैल्यूज़ जा रही होंगी, किसी में इनसे कुछ वैल्यूज़ जा रही होंगी, ठीक है। तो जब कुछ जा रही होंगी तो बाकी हम डिफ़ॉल्ट कर देंगे, जैसे हम पहले करते हैं, सही है। तो पहले बेटा हम लोग क्या करते थे, इसके हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाते थे, और उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम ये करते थे कि हम एक तो कंस्ट्रक्टर इन सारी वैल्यूज़ के साथ बना देते थे। एक कंस्ट्रक्टर से प्रोडक्ट आईडी का, एक सिर्फ नेम का, एक सिर्फ प्राइस का, इस तरीके से करते थे ना। तो अब हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्टर चेनिंग में जैसे हमने पढ़ा है कि हमने बाकी तमाम को डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे देनी है, सही है। और इनमें से जिसको मैं भी आपको करके दिखाता हूँ, इसके लिए पहले आप जो स्लाइड्स है उसको रिवाइज़ करके बैठें, कंस्ट्रक्टर चेनिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको दोबारा वो नहीं पढ़ा सकता जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। यहाँ पे आपको ये समझ लग जानी चाहिए कि हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोड क्यों कर रहे हैं, कि एक दफ़ा कंस्ट्रक्टर इन तमाम वैल्यूज़ के साथ इनिशियलाइज होगा, फिर हम एग्जांपल के लिए कंस्ट्रक्टर ऐसे भी बनाएंगे जो इनमें से कुछ वैल्यूज़ के साथ इनिशियलाइज होगा। जब इनमें से कुछ के साथ होगा तो बाकी को डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ देनी है। सो दैट्स ऑल अबाउट क्रिएट अ स्टोर ऑब्जेक्ट फॉर रिटेल स्टोर, ठीक है। फिर इस स्टोर का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, इसका एक मेथड है, ठीक है, ऐड प्रोडक्ट, वो हमने बनाना है। और उसके बाद इसका एक जो है ना, डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है, इन द स्टोर यूजिंग देयर रिस्पेक्टिव डिस्प्ले प्रोडक्ट इन्फो। तो फिर इसी स्टोर के जो अरे के अंदर इस प्रोडक्ट की तमाम प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, ठीक है, उनमें से हर प्रोडक्ट का जो है वो हमने डिस्प्ले प्रोडक्ट इन्फो को डिस्प्ले करते जाना है, तो उसकी तमाम प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते जाएंगे। लेट्स सपोज अब इसको हम क्रिएट करते हैं जी। ये हमारी स्लाइड है, ठीक है, इसमें आप रिवाइज कर लें, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जो है वो जी, हम पहले हमारे पास लेट्स सपोज नेम और एज है,
तो हम जो है वो क्या करते थे कि एक मेथड बनाते थे जिसमें नेम और एज दोनों आ रहे हैं, एक में सिर्फ एज और एक में सिर्फ नेम। तो इस चीज़ को करने के लिए हमने कंस्ट्रक्टर चेनिंग में हमने फर्स्ट अप्रोच होती थी कि जहाँ कोई चीज़ कॉमन आ रही है वहाँ पे उसका एक मेथड बना दो, लेकिन यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो फर्स्ट अप्रोच हमारी तो यूज़ नहीं होगी, सेकंड और थर्ड अप्रोच हमारी यूज़ होगी। ठीक है, जिसमें आप ये देखें कि जी यहाँ पे आप देखें कि आपके पास ये कंस्ट्रक्टर है जो कि नेम और एज दोनों के साथ है। अब सिर्फ अगर आपने नेम के साथ कंस्ट्रक्टर लेना है तो एज को डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दो, सिर्फ एज के साथ लेना है तो नेम को डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दो। डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेने का एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेने का ये है कि आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर ही इक्वल टू करके उनको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दिया। तो ये दोनों आपके पास तरीके हैं, हम दोनों के साथ ही कर लेंगे इसे। ठीक है, एक को एक टाइम यूज़ कर लेंगे, दूसरे को कमेंट कर देंगे। ठीक हो गया ना। उसकी रीज़न ये है कि दोनों से एट ए टाइम चलना एक नहीं होता है, दोनों एट ए टाइम नहीं चल रहे होते। सही है, तो आपकी मर्ज़ी होती है, लेकिन मैं फॉर प्रैक्टिस पर्पस आपको दोनों बना दूंगा, और आपको भी यही कहूँगा कि आप लैब में भी अपनी प्रैक्टिस के लिए दोनों ही तरीके से इसको जो है वो आप ओवरलोड करेंगे। सही है जी। तो हम लोग विजुअल स्टूडियो जो है इसके अंदर, सही है, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट कंसोल ऐप। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रैक्टिस। सही, प्रैक्टिस क्या है ये, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट्स लैब 04। सही है, सही है जी। तो ये मेरे पास जो है वो हमें अभी इसको सबसे पहले जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो जी मैं इधर ही सब कुछ क्रिएट कर लेता हूँ, एक ही स्क्रीन में बार बार स्क्रीन वो स्विच करने से ना थोड़ी चीज़ें समझानी मुश्किल हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं यहीं पे एक क्लास क्रिएट करता हूँ। ठीक है, पब्लिक क्लास में क्रिएट करता हूँ प्रोडक्ट की। तो चेक करने दें कि रिकॉर्ड हो भी रहा है। हेलो जी, हो रहा है। ठीक है, ये ना हो कि, ठीक है जी, पब्लिक क्लास मैंने क्रिएट की प्रोडक्ट की, तो ये मेरी क्लास जो है वो बन गई। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर एक सिंपल काम करता हूँ, टैब, आप लोग एक चीज़ देखें, यहाँ मैंने लिखा पब्लिक इंट जो कि इसका वेरिएबल है, और ये इसकी ऑटोमेटिकली बेटा प्रॉपर्टी बन जाती होती है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको क्लास में बताया था कि प्रॉपर्टीज़ ऑटोमेटिकली बनती हैं, लेकिन हम अभी नहीं बना रहे। ठीक है, तो प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आईडी, सही, और उसके अलावा हमारे पास प्रोडक्ट का नेम। ठीक है, ठीक है, फिर हमारे पास प्रोडक्ट की जो है वो हाँ जी, उसके अलावा हमारे पास प्रोडक्ट का नेम है और प्रोडक्ट की प्राइस। ठीक है, तो प्राइस हमारे पास जो है वो एक लाइक डबल में हम ले सकते हैं। वैसे एक और डेटा टाइप है जो कि सी हैश में यूज़ करते हैं, डेसिमल। तो डेसिमल को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर, अच्छा डेसिमल जो है ये बड़ी डबल जो है वो आपकी एक्सपोनेंशियल पावर्स को जो है वो अकोमोडेट नहीं करती। सी हैश एक्सपोनेंशियल पावर्स को भी अकोमोडेट करती है, डेसिमल जो डेटा टाइप है इसमें। तो डेसिमल को यूज़ करना डबल के निस्बत प्रेफर्ड इसलिए है कि कई ऐसे मेथड्स हैं सी हैश के बिल्ट इन जो कि डेसिमल के साथ जो है चलते हैं। लाइक आपने डेसिमल वैल्यूज़ की एवरेज कैलकुलेट करनी है, ठीक है, डेसिमल वैल्यूज़ हैं एक्सपोनेंशियल के साथ उनका ऐड सम करना है, तो सी हैश के बिल्ट इन मेथड्स हैं। ठीक है, इसलिए कई जगह आप देखे होंगे कि पॉइंट्स में जब वैल्यूज़ होगी तो सी हैश में डबल लॉन्ग फ्लोट की बजाय डेसिमल यूज़ कर लेता है। डेसिमल का एक और भी है कि इसमें साइज़ का इशू नहीं होता। एनीवे ये एक नई चीज़ मैंने आपको बता दी है। खैर ये मैंने क्या डेसिमल के साथ क्रिएट किया था, नेम थी और प्राइस। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास है यार पब्लिक, ठीक है, इंट, उसके बाद है क्वांटिटी, क्वांटिटी इन स्टॉक। तो जी ये मेरे पास प्रोडक्ट एक्टिव नेम प्राइस क्वांटिटी इन स्टॉक। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो बन गए हैं, नेम प्राइस क्वांटिटी इन स्टॉक। सही है, तो सही, अब यहाँ तक करने के बाद अब हमने इसका कंस्ट्रक्टर ओवरलोड करना है। सही, तो जी कंस्ट्रक्टर विद ऑल वैल्यू। सही, तो कंस्ट्रक्टर मेरे पास जो है वो अगेन पब्लिक होगा और इसका नाम होगा प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं अब इसको जो है ना वो सारी वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, इंट पी अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, फिर मेरे पास आएगा स्ट्रिंग और आपके पास आएगा नेम। सही है, डेसिमल प्राइस यहाँ तक हो गया। फिर एंड पे आपके पास क्या है, इंट, ठीक है, क्यू इन स्टॉक, क्वांटिटी इन स्टॉक ना, ये आप पूरा लिख लें जैसे लिख लें, इसका कोई मसला नहीं है।
सही है जी। ये मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसमें सारी जो है ना वो वैल्यूज़ आती हैं। तो प्रोडक्ट आई डी इज इक्वल टू पी आई डी, सही है। उसके बाद मेरे पास है नेम इज़ इक्वल टू नेम, ठीक है। अब यहाँ पे एक गलती है, क्या करना है, दिस लगाना है इस वाले के साथ, ठीक है, क्योंकि दोनों के नेम सेम है। ओके हो गया। उसके अलावा सेम लाइक इन प्राइस भी दोनों के नेम सेम है, प्राइस इक्वल टू प्राइस, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी इन स्टॉक का नेम डिफरेंट है, तो ये यहाँ था। तो ये आपका एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन गया, सही है यार, सही है ना, कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। एक इसमें मैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग को, क्योंकि मैं इसमें इंडोर्स करना चाह रहा हूँ और आपको भी मैं कहूँगा कि किसी न किसी तरीके से इस चीज़ को आप इंडोर्स करने की कोशिश करें, मैं एक इसमें थोड़ा सा चेक लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। वो चेक किस तरीके से, वो मैं इस तरीके से लगाना चाह रहा हूँ। इफ़ मैं लेट्स सपोज मैं कहता हूँ सपोज आई शुड चेक द यूज़र सेट क्वांटिटी इन स्टॉक ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 100, सही है। ये मैंने एक चेक लगा लिया कि यूज़र जो है क्वांटिटी इन स्टॉक ग्रेटर देन 0 करे और लेस देन 100 करे। तो यहाँ पे मैं एक लगाता हूँ इफ़ क्वांटिटी इन स्टॉक इज़ ग्रेटर देन 0 एंड क्यू इन स्टॉक इज़ लेस देन 100, सही है। तो अगर क्वांटिटी इन स्टॉक ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन 100 हो तो तभी मैंने इसको सेट करना है, ठीक है, इस पर वैल्यू रखनी है। अदरवाइज़ मैंने क्या करना है जी, ठीक है, अदरवाइज़ मैंने यहाँ कंसोल के ऊपर जो है वो मैंने डिस्प्ले करवा देना है, सही, कंसोल डॉट राइट लाइन, सही है जी। तो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करा देना है, प्लीज़ मेक श्योर दैट क्वांटिटी इन स्टॉक शुड बी इन द रेंज ऑफ 0 to 100, सही। यहाँ तक मैंने डिस्प्ले करवा दिया और उसके बाद मैंने क्वांटिटी इन स्टॉक के अंदर 0 स्टोर कर दूंगा, सही है। ये मैंने एक लॉजिक लगाई अपनी तरफ से। मैं कहता हूँ जो यूज़र क्वांटिटी इन स्टॉक एंटर करता है उसने गलती से -1 एंटर किया तो -1 तो नहीं हो सकता, मैंने इसको मैनेज किया और मैंने लेट्स सपोज ये लिखा कि हमारे सिस्टम में किसी भी चीज़ की क्वांटिटी 100 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो मैंने उस लॉजिक को यहाँ पे हैंडल किया। क्लियर हो गया जी। तो अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जी हम स्लाइड के ऊपर से जो लास्ट अप्रोच है इस वाली अप्रोच के ज़रिए बाकी वैल्यूज़ को डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि यूज़र इनमें से अगर लेट्स सपोज सिर्फ पी आई डी के साथ कंस्ट्रक्टर बनाना चाहे तो बना सकता है, अगर इनमें से किसी के साथ भी नहीं सिंपल खाली कंस्ट्रक्टर बनाना चाहे, कोई भी वैल्यू पास ना करे तो फिर भी कंस्ट्रक्टर बन जाए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंस्ट्रक्टर ओवर चेनिंग मेथड, ये कौन सा मेथड है लास्ट वाला जी, फोर्थ, सही है। तो उसका तरीकाकार क्या है, इसको कॉपी करें, ठीक है, दोबारा क्यों लिखना है यार आपने, इसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें और मैंने से पी आई डी को आप कर दें इज़ इक्वल टू 1, स्ट्रिंग नेम को कर दें इज़ इक्वल टू कुछ भी नहीं, डेसिमल प्राइस को कर दें इज़ इक्वल टू 0.0 और क्वांटिटी इन स्टॉक को कर दें इज़ इक्वल टू 0, सही। तो ये क्या कर रहे हैं, अच्छा, तो यहाँ पे हमने इन सब को वैल्यू जो है वो डिफ़ॉल्ट दे दी है, लेकिन अब क्योंकि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होनी है तो इनमें से किसी एक की डेटा टाइप डिफरेंट होनी चाहिए। क्लियर हो गया। तो या आप ये वाला कंस्ट्रक्टर रखेंगे या आप ये वाला कंस्ट्रक्टर रखेंगे, इन दोनों में से हम किसी एक को रख सकते हैं। तो इस इशू को ख़त्म करने के लिए हम किसी एक को कमेंट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे हमने फोर्थ अप्रोच को हैंडल कर लिया है, सही है। अच्छा जी, उसके बाद जब एक इशू यहाँ पे आ रहा है, जब मैंने, अच्छा अब थर्ड अप्रोच भी है उसको भी देख लेते हैं। थर्ड अप्रोच आपके पास क्या है, थर्ड अप्रोच में मैं ये कहता हूँ लेट्स सपोज यूज़र ये वैल्यू देता है और बाकियों को 0 कर देता है, ठीक है, या मैं कहता हूँ जी एक यूज़र है, थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए वो प्रोडक्ट आईडी नेम, ठीक है, और डेसिमल प्राइस देता है लेकिन स्टॉक नहीं बताता, ठीक है। लेट्स सपोज यूज़र प्रोडक्ट आईडी और नेम बताता है और बाकी दोनों चीज़ें नहीं बताता, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, कंस्ट्रक्टर विद ऑल वैल्यूज़ के बाद अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कंस्ट्रक्टर चेनिंग विद थर्ड मेथड, सही है जी, देखिएगा सही, कंस्ट्रक्टर चेनिंग मेथड 3, ठीक है। मेथड 3 में वो कहता है एक बेस कंस्ट्रक्टर आप बना लें, तो बेस कंस्ट्रक्टर तो हमारे पास ये ऑलरेडी पड़ा है, ये बेस कंस्ट्रक्टर यूज़ होगा क्योंकि इसमें कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दी हुई, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू अब हमने थर्ड मेथड के अंदर आके देनी है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे।
और फोर्थ मेथड तो ये ऊपर वाले सारे को कमेंट कर दें तो फोर्थ मेथड आपका चलता रहेगा, ये ज़्यादा आसान है कंपैरेटिवली, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इन सारी चीज़ों का। सही है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मेरा पहला ये इस तरीके से करता हूँ कि लेट्स सपोज यूज़र ये नहीं एंटर करता, बाकी सारी चीज़ें एंटर करता, तो इसके लिए मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ जी। इसका नाम रखता हूँ पब्लिक, ठीक है, पब्लिक और प्रोडक्ट, ठीक है, और इसमें ये सारी वैल्यूज़ जाएंगी ऊपर वाली, ये वाली, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कोई मसला तो नहीं है ना, इसको मैंने यहाँ तक कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद, ठीक है, डेसिमल प्राइस, उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या लगाना है जी, यहाँ पे मैंने लगाना है कॉलन, ठीक है, उसके बाद मैंने लिखना है दिस, क्लियर है, ये इसका सिंटैक्स है, दिस के बाद मैंने क्या डालना है जी, दिस के बाद मैंने डालना है प्रोडक्ट आईडी, ये PID, ठीक है। तो ये किस तरीके से मैं लिखूँगा, P_PID हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, आपके पास नेम हो गया, ठीक है, ये वाला यही वाला इधर लिख रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास क्या हो गया, प्राइस हो गया, और चौथी चीज़ कंस्ट्रक्टर में क्या थी, क्वांटिटी इन स्टॉक, तो इसको मैं 0 कर देता हूँ, सही है। और यहाँ पे सिंपली दिस, नो नीड टू ऐड एनीथिंग इन बॉडी, आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, द कॉल एम्बिगस बिटवीन द फॉलोइंग मेथड्स और प्रॉपर्टीज़, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो दिस है ये हमारे पास एम्बिगस आ रहा है, ठीक है। द प्रोडक्ट कॉल इज एम्बिगस बिटवीन द फॉलोइंग मेथड्स और प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट सही है, एक मिनट देखते हैं, शायद इसी की वजह से एम्बिगस आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ कमेंट, सही है। तो फोर्थ को ख़त्म करेंगे तो थर्ड चलेगा, क्योंकि ये एक ही काम करने को के दो तरीके हैं, सही है। तो मैंने फोर्थ को भी कमेंट कर दिया, सही है। तो अब ये देखें जी, ये यहाँ पे हमारे पास चल गया, आई होप गॉट इट, सही। इसी तरीके से एक और मैं क्रिएट करता हूँ कंस्ट्रक्टर, उसमें मैं लेट्स सपोज कहता हूँ कि मैंने सिर्फ PID देनी है और क्वांटिटी देनी है, लेकिन बाकी चीज़ें मैंने 0 कर देनी है, सही है। तो इसको कैसे करेंगे देखिएगा, ठीक है। प्रोडक्ट मैं इसको सिर्फ PID देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ इंट क्वांटिटी इन स्टॉक, ये ठीक है, इंट क्वांटिटी इन स्टॉक। तो इधर मेरे पास क्या आएगा, PID, ठीक है। नेम की जगह पे मैं जो है वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे दूँगा, ठीक है। प्राइस जो है वो, क्योंकि एक डेसिमल वैल्यू है, इसकी जगह पे मैं 0.0 दे दूँगा, ठीक है। और ये जो मेरे पास क्वांटिटी इन स्टॉक है, इसकी जगह पे मैं Q इन स्टॉक दे दूँगा, ठीक है। तो डेसिमल इसको 0 ही करते हैं, सही है जी। तो ये देखें, अब ये क्या करेगा, यूज़र सिर्फ प्रोडक्ट आईडी दे और क्वांटिटी इन स्टॉक दे, ठीक है, तो ये फिर भी इसको मैनेज कर लेगा, क्लियर है। अच्छा, अब यूज़र अगर सिर्फ क्वांटिटी इन स्टॉक दे रहा है, तो इसके अंदर हमने ये चेक लगा देते हैं, लगा दें, ये चेक लगा देते हैं जी, ठीक है। और ये चेक यहाँ पे लगाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। उसकी वजह क्या है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉल इसी बेस को ही करता है। मैंने आपको इसलिए पूछा कि ये वाला चेक जो है ना, ये अब इसकी बॉडी में लगाने की ज़रूरत है, इसकी बॉडी एम्प्टी रहती है, ठीक है। बहुत रेयर केसेस है कि हमें इसकी बॉडी में कुछ डालना पड़े। ये वाला चेक, क्योंकि ये जो होते हैं ना मेथड्स, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसी बेस कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, और इसमें जो ये वैल्यूज़ यूज़र दे रहा होता है उनको यूज़र से दे लेते हैं, बाकी को 0 दे लेते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये लगा हुआ है, क्लियर है। लेट्स सपोज एक हम और क्रिएट करते हैं इसी को, ठीक है, ये ठीक है, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको कोई भी वैल्यू नहीं देते, ठीक है, और यहाँ पे भी हम 0 पुट कर देते हैं, और यहाँ पर भी 0 कर देते हैं। तो ये अब बिल्कुल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि 0 वैल्यूज़ के साथ जाएगा, सही है। और लास्ट में हम एक और काम करते हैं जी, उसमें मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको अगेन कॉपी करता हूँ, ठीक है, ये एक और मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, उसमें मैं सिर्फ PID और नेम ले रहा हूँ, बाकी जो चीज़ें हैं उनको मैं जो है वो 0 कर देता हूँ, 0, और इसको भी यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ले जी, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो अभी तक हमने इस कंस्ट्रक्टर, ये जो बेस कंस्ट्रक्टर, इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। यूज़र कुछ भी ना दे तब भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ, यूज़र सिर्फ PID और नेम दे तब भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो, यूज़र सिर्फ PID नेम और प्राइस दे तब भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो, यूज़र सिर्फ PID और क्वांटिटी इन स्टॉक दे तब भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो। तो ये यहाँ तक मेरा डन हो गया, ठीक है। मैं इस तरीके से करता हूँ, ठीक है, डन मेथड 03, ठीक है जी। मेथड 3 के ज़रिए मैंने कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर लिया यहाँ तक। अब हमने मेथड 1 जो था उसमें हमने कहा था कि जहाँ रिपीटिशन आ रही है
ठीक है, उसका एक अलग मेथड बना दो। अब रिपीटिशन जो है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे आ रही है। ये हमने खुद रिपीटिशन को ऐड किया है अपने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, और आपने भी इस तरीके से कहीं ना कहीं खुद जो है ना वो रिपीटिशन को ऐड करने की कोशिश करनी है। रिपीटिशन कैसे आ रही है यहाँ पे जी लेट्स सपोज यहाँ पे तो देखें इनकी बॉडी में तो हमें कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा है या नहीं है? ठीक है, लेट्स सपोज हम ये वाला अगर हम ना करते, ठीक है, ये जिसमें हम सिर्फ प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी इन स्टॉक लेने, इसको हम इस तरीके से अगर हम लेट्स सपोज ना करते, इसको हम दूसरे तरीके से करते जिस तरीके से हम पहले कर रहे हैं, तो उसमें रेपिटेशन डेफिनेटली आ रही है। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल रेपिटेशन आ ही नहीं रही, क्योंकि जब भी इसको कॉल करना है इसने बैकएंड पे इसी को कॉल करना है। क्लियर हो गया? रेपिटेशन तब आनी थी जब हम ये थर्ड मेथड ये तरीके हम ना लगाते। इसमें क्या करना था, फिर हमें हर एक की बॉडी में यही वाला कोड उठा उठा के देना पड़ना था। लेकिन अब क्या होता है कि ये जो है ये बैकएंड के ऊपर इसी बेस को कॉल करता है और बाकी वैल्यूज़ को जीरो कर देता है। जो इसको दी गई है वो रख लेता है, बाकी जीरो कर रहा होता है। लेकिन स्टिल अगर आपने कॉन्सेप्ट समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपको लगे कि ये कोड रिपीट हो रहा है तो इसका एक अलग मेथड बना दें। ठीक है, ये मेथड यहाँ पे अगर आपको याद हो तो मैंने ये नेम और एज के लिए हमने बनाया था। ठीक है, कहाँ पे बनाया था जी, हाँ ये चेक एज के नाम से। ठीक है, तो कैसे अब हम बनाएंगे, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक मेथड बना देता हूँ। ठीक है, कंस्ट्रक्टर से ऊपर कहीं किसी भी जगह पे बना लें। ठीक है, मेथड टू वेरीफाई क्वांटिटी इन स्टॉक। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं करता हूँ वॉइड चेक एन आई एन इन स्टॉक। ठीक है, और इसको एक वैल्यू जाएगी इंट क्वांटिटी वैल्यू। क्लियर है? तो आप यहाँ पे देखें ये जिस तरीके से हम कर रहे थे, सही। अच्छा जी, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम इस कोड को उठा लेते हैं, इस इतने कोड को, ये यहाँ तक, सही है। इसको हम इसमें रख लेते हैं। चेंजेस क्या करनी है कि इसका नाम ये और इसमें फ़र्क है, तो या ये वाला नाम इसका रख दें या ये वाला इधर रख दें, तो मैं यही नाम ऊपर वाले का रख देता हूँ। थोड़ी जगह चेंजेस करनी पड़ेंगी, सही है जी। तो जी वही हुआ, जो यूज़र ने क्वांटिटी दी, इसने चेक की तो ये है, तो अगर ये 0 से बड़ी है, लेस देन 100 है, तो इसमें वैल्यू यही रख देगा, अदरवाइज क्वांटिटी इन स्टॉक को 0 कर देगा। और यहाँ पर आके अब हमने क्या करना है, सिंपल फंक्शन कॉल कर लेना है। ठीक है, फंक्शन क्या है, उसका नेम क्या है, चेक हाँ चेक क्वांटिटी इन स्टॉक, और इसको ये वैल्यू पास कर देंगे। क्लियर हो गया? सही है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास था मेथड 1, चेनिंग का मेथड 1 था। ठीक है, रिमूव्ड रिपीटिशन, या रिपीटिशन के स्पेलिंग को देख लेना, इस टाइम मुझे कंफ्यूज हो रहा हूँ। खैर एनीवे, यहाँ पे हमने जहाँ रिपीटिशन हमें एक्सपेक्टेड थी, हमने उसके लिए एक मेथड बना दिया, और देखें उस मेथड को हमने यूज़ कर लिया। तो ये हमने कंस्ट्रक्टर्स को ओवरलोड किया वाइल यूजिंग द फर्स्ट एंड द थर्ड अप्रोच। ठीक है, और अगर हम थर्ड अप्रोच को यूज़ नहीं करना चाह रहे, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम फोर्थ अप्रोच पे जाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इस तमाम को कमेंट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि या थर्ड अप्रोच यूज़ सकती है या फोर्थ अप्रोच यूज़ सकती है, दोनों का पर्पज़ एक ही है। तो अगर हमने फोर्थ अप्रोच को यूज़ करना है तो बेटा क्या करना है, इस तमाम को इस तरीके से सिलेक्ट करें, यहाँ तक ले आएँ। ठीक है, इसको कमेंट कर दें। ठीक है, और ये जो मेरे पास फोर्थ अप्रोच है, इसको यहाँ से नीचे तक ले आएँ, और इसके ऊपर आप दोबारा क्लिक करें, सॉरी इस तरीके से, हाँ ये पीसी में। ठीक है, ये है फोर्थ अप्रोच, और इसको मैंने अनकमेंट कर दिया। ये लें जी, इसको तो कमेंट करना है ना, सही है। तो हाँ जी, हाँ जी, अब इसमें क्या मसला आ रहा है जी, वैल्यू, हाँ डेसिमल को वैल्यू 0 ही देनी है। क्लियर हो गया जी। तो इसमें भी मैं क्या करता हूँ, फोर्थ अप्रोच में भी इस काम को मैं निकाल देता हूँ, और इसको हमने कहा था कि रिपीटिशन, देखें रिपीटिशन आ रही ना, थर्ड में ख़त्म किया, फोर्थ में भी ख़त्म करें। खैर पॉइंट यही है कि जहाँ रिपीटिशन है उसका मेथड बनाते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, चेक, ठीक है, क्वांटिटी इन स्टॉक, और इसको क्यू इन स्टॉक देते हैं। ठीक है जी, तो ये दो तरीके हैं आपके पास कंस्ट्रक्टर चेनिंग करने के। ठीक है, फोर्थ से कर लें। ठीक है, फोर्थ में देखें मैंने इनको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे दी थी, प्रोडक्ट आई डी लेट्स सपोज मैं 0 दे देता हूँ।
ठीक है जी। और इनमें इस तरीके से डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दी थी, तो ये आपके पास इसके वेज हैं मल्टीपल। आई होप यू गॉट दैट। सही, ठीक है जी। अब यहाँ से आगे हम मूव करते हैं, तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग को हमने यहाँ तक इम्प्लीमेंट कर लिया। नेक्स्ट आप आए, हाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपको क्या लिखेगा, व्हाट इज़ डेसिमल डेटा टाइप, ठीक है, इन सी हैश। ये सी हैश में डेसिमल डेटा टाइप इसलिए है क्योंकि सी हैश का ज़्यादातर काम होता है डेटाबेस के साथ। तो डेटाबेस के अंदर जब आप टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी डेसिमल डेटा टाइप है, बहुत चार है, इसलिए से सी हैश बिल्ड डेटा टाइप डेसिमल कंसिस्टिंग ऑफ 128 बिट रिजल्टिंग 28 to 29 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, मतलब इशारिया के बाद 28 से 29 आपके पास वैल्यूज आ सकती हैं, और इसकी रेंज इतनी बड़ी है, ठीक है। तो ये अब नॉर्मली ना ये ज़्यादा बेटा यूज़ होती हैं मशीन लर्निंग वगैरह इस तरह के कामों में, क्योंकि वहाँ पे आपके पास डेसिमल के अंदर वैल्यूज़ होती हैं और आपको पॉइंट के बाद ना बड़ी लॉन्ग वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। तो लेकिन ये है कि सी हैश ने इसलिए डेसिमल की डेटा टाइप बनाई है, और इसके अंदर इसके मेथड्स बहुत सारे हैं। आपकी मर्ज़ी है नहीं यूज़ करना चाह रहे डबल पे यूज़ करें, लेकिन अच्छी बात होती है एक नई चीज़ जो है अगर हमें सीखने को मिले। तो हमने इसका एक मेथड बनाना है डिस्प्ले प्रोडक्ट इन्फो का। क्लियर हो गया जी। वो क्या करेगा कि इसकी जितनी भी चीज़ें उनको डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ तक हम सिंपल कंस्ट्रक्टर किया था, तो अब हम मेथड्स के ऊपर आते हैं, ठीक है। मेथड, ठीक है, मेथड हम बना रहे हैं जी, कौन सा बना रहे हैं जी, डिस्प्ले प्रोडक्ट इन्फो का पब्लिक। अच्छा मैं एक चीज़ आप लोगों को दोबारा रिवाइज करवा दूं, क्लास में आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर चेनिंग हमने कौन कौन सी करनी है। मैं आपको कहूँगा कि आपके कोड में इस तरह यहाँ पे जो है वो फर्स्ट भी हुई पड़ी है, थर्ड भी हुई पड़ी है, फोर्थ भी हुई पड़ी है, लेकिन एट अ टाइम चलेगी ये थर्ड या फोर्थ, ठीक है। वो मैं भी आपको मेन में से चला के दिखाऊंगा। एक दफ़ा मैं अपना कोड थर्ड वाले के साथ चलाऊंगा, उसमें मैं फोर्थ को कमेंट कर दूंगा, और एक दफ़ा मैं अपना कोड जो है वो फोर्थ वाले के साथ चलाऊंगा, उसमें थर्ड को कमेंट कर दूंगा। तो आपने करना दोनों के साथ ही है, लेकिन जब आपने वीडियो बनानी है तो आपने एक दफ़ा अपना कोड फोर्थ वाले मेथड इस वाले के साथ जो है वो अपना कोड को चलाना है, उसमें ये थर्ड वाला कमेंट रहेगा, और एक दफ़ा आपका कोड ऐसे चलेगा जिसमें आप फोर्थ वाले को कमेंट कर देंगे और थर्ड वाले को अनकमेंट कर देंगे, इस तरीके से, ताकि दोनों तरीके से क्लैरिटी हो जाए कि आपके दोनों चेनिंग के मेथड्स चल रहे हैं। तो जी अब हम क्या करते हैं, पब्लिक वॉइड प्रोडक्ट इन्फो हमने करानी है, तो इसका मैं नाम रखता हूँ डिस्प्ले प्रोडक्ट इन्फो, सही। और यहाँ पे ठीक है डिस्प्ले प्रोडक्ट इन्फो, और ये सही। अब इसमें कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे सिंपली मेरे पास सिस्टम की भी प्रोडक्ट आईडी पड़ी है, सही है। और उसके अलावा जो भी नेम है, प्राइस है, जो भी चीज़ें वो मैं डिस्प्ले करवा दूँगा सिंपली। तो इसको मैं किस तरीके से करता हूँ जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट आईडी इज टू प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, डबल कोटेशन में लिखता हूँ ना, ठीक है। मैंने आपको एक मेथड बताया था अगर आपको याद हो तो, ठीक है यार, ठीक है। डबल कोटेशन में आप जाएँ, डबल कोटेशन से बाहर आप क्या डालें, डॉलर साइन, सही, और इसके अंदर आप लिखें प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, इज़ इक्वल टू, यहाँ पे अब ये डालें और इसमें आप डालें प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। क्या नाम था यार इसका, प्रोडक्ट आईडी ही था, ये ऊपर है PRO प्रोडक्ट आईडी, क्लियर है, हाँ यही है। और इसके बाद इसके बाहर अब मैं नेक्स्ट वैल्यू जो है उसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है। वो मेरी क्या है, नेम इज़ इक्वल टू अगेन ये करली ब्रैकेट्स, ठीक है जी, करली ब्रैकेट्स के अंदर नेम, ठीक है। तो आपको पता है कि ये इसको एज इट इज़ डिस्प्ले कर देगा और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करेगा जो कि इस क्लास के इसके अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है। तो आई थिंक ये चीज़ें मैं आपको पहले समझा के हैं, तो हर दफ़ा चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ताकि थोड़ा सा ना हम स्पीड पकड़ें, ठीक है। आपने बाकी भी काम करने होते हैं यार, ठीक है। तो ये मेरे पास है प्राइस, सही है। और एंड पे क्या है, क्वांटिटी इन स्टॉक, क्वांटिटी, ठीक है, इज़ इक्वल टू, और अगेन यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी इन स्टॉक, क्लियर हो गया जी। तो ये आपकी तमाम जो चीज़ें हैं वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगी। अब लास्ट चीज़ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज का हमारा टॉपिक था, दैट वाज अबाउट डिस्ट्रक्टर। अगर हमें यहाँ पर याद हो तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मेकिंग डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर में बेटा उसको कैसे बनाते हैं, सिंपल, वेरी सिंपल, प्रोडक्ट का नाम लिखें, प्रोडक्ट, ठीक है, ये बनाएं, ये करके, और यहाँ पे आपने क्या करना है, टिल्ड का साइन, ठीक है। ये टिल्ड का साइन है, सिंपल शिफ्ट के ऊपर ESC के नीचे बटन होता है, उसको प्रेस करके, मैंने प्रेस किया अभी तक टिल्ड का साइन आया नहीं है तो स्पेस प्रेस कर देते हैं, तो इससे आपका ये क्या बन जाता है जी, डिस्ट्रक्टर, क्लियर है। तो डिस्ट्रक्टर के अंदर मैं लेक्स कंसोल डॉट राइट लाइन,
कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। और इसमें मैं कह देता हूँ, ठीक है जी, कि मैं ये बता देता हूँ कि डिस्ट्रक्टर जिस क्लास का ऑब्जेक्ट भी डाई होगा ना, मैं उसी क्लास की प्रोडक्ट आईडी डिस्प्ले कर देता हूँ और कह देता हूँ कि जी ये डिस्ट्रॉयड है, ठीक है। ऐसे ही है ना, डिस्ट्रक्टर एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना तो उसी क्लास का एक प्रोडक्ट हमने क्रिएट करनी थी ना, लेट्स सपोज प्रोडक्ट 1 है तो उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। और जब उसी क्लास का ऑब्जेक्ट को किल करेंगे तो उसी जो है वो प्रोडक्ट का जो डिस्ट्रक्टर है वो किल होगा, और किल होने से पहले वो बता देगा कि जी ये वाला ये जो है ना हमारी जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट हम ख़त्म कर रहे हैं। देखते हैं लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट हैविंग आईडी, ठीक है। आईडी क्या है जी, यहाँ पे प्रोडक्ट की आईडी डिस्प्ले कर देते हैं, प्रोडक्ट आईडी इज़ किल्ड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये किल हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा जी, तो ये सिंपल मेरा डिस्ट्रक्टर है। नेक्स्ट पे मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट पे मैंने क्लास किसकी बनानी है, स्टोर की, स्टोर नेम लोकेशन और प्रोडक्ट्स, ये तीन इसके वेरिएबल हैं और ऐड प्रोडक्ट इसका मेथड, सही। तो मैं इस क्लास से बाहर आता हूँ, ये क्लास मेरी रेडी है। नेक्स्ट मैं अब क्लास बनाता हूँ स्टोर की, पब्लिक, ठीक है जी, क्लास स्टोर, सही है, पब्लिक क्लास स्टोर। अब इसमें मैं सबसे पहले फील्ड्स बनाऊंगा, ठीक है, डेटा मेंबर्स और फील्ड्स, सही। तो ये मेरे पास क्या है जी, पब्लिक और स्ट्रिंग स्टोर है। स्टोर में क्या क्या था मेरे पास, स्टोर नेम लोकेशन एंड प्रोडक्ट आईडी, ठीक है जी, ठीक है। पब्लिक स्ट्रिंग स्टोर नेम, क्लियर, और स्ट्रिंग के अंदर लोकेशन पब्लिक, ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग स्टोर लोकेशन, ठीक है जी। उसके अलावा एक इसमें अरे आएगी, ये ऊपर वाली प्रोडक्ट्स, क्योंकि स्टोर के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं डेफिनेटली एक अरे जाती है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, अच्छा जी, ये क्योंकि स्टोर का अब यहाँ पे थोड़ा ना यही पॉइंट है अब आप लोगों का ऊप के नज़रिए से सोचने के लिए। ये चीज़ें वो हैं जो स्टोर पब्लिक करेगा, लेकिन जो अरे बनेगी प्रोडक्ट्स की वो स्टोर की जाती है, उसका प्राइवेट मैटर है, तो मैं इसको प्राइवेट लिखता हूँ, ठीक है जी, प्राइवेट। और क्या लिखता हूँ, प्रोडक्ट, ठीक है। इसकी मैंने अरे बनाई और इसका मैंने नाम रख दिया, ये पी की जगह डाल गया, ठीक है, और इसका नाम रख देता हूँ प्रोडक्ट्स, सही। और यहाँ पे मैं एक जो है ना इन प्रोडक्ट्स का काउंट भी डाल देता हूँ, ठीक है। ये जिस मकसद के लिए हम डालते हैं आपको पता है, ठीक है जी, इंट, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ प्रोडक्ट काउंट, क्लियर, यहाँ तक अपना क्लियर है, ठीक है। अब मैं इसका कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ इसी का, ठीक है। अभी यहाँ पे हम ओवरलोडिंग नहीं करेंगे यार, सिंपल इसको रखें ताकि आपको कंसेप्ट समझाना तो पहले समझा दिया, ठीक है जी। कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर कैसे हम बनाएंगे जी, पब्लिक, ठीक है, पब्लिक और स्टोर, सही। और यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ आपके पास जो है वो स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग लोकेशन, सही है जी। स्ट्रिंग आपके पास जो है वो नेम है, एस नेम, स्टोर नेम, यार ये क्या हुआ, ये मैंने टैब दबाया उसने ऑटोमेटिकली पूरा कंस्ट्रक्टर ही कॉल कर दिया, इसको छोड़े। इसको ख़त्म करें, हमने खुद क्रिएट करना है ताकि मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँ ना। अभी दोबारा बनाते हैं, पब्लिक स्टोर, ठीक है, और इसमें मेरे पास क्या हैगा, स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग एस अंडरस्कोर नेम, देन इट हैज़ स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग एस अंडरस्कोर लोकेशन, सही। और इसमें आके मैं स्टोर नेम इक्वल टू एस नेम हो गया, ठीक है जी, और स्टोर लोकेशन इक्वल टू लोकेशन हो गया, सही है। और उसके अलावा बाद मैं प्रोडक्ट्स में अगेन मैं कह रहा हूँ कि जी लेट्स सपोज मेरे पास एक न्यू आपके पास जो है वो प्रोडक्ट बन रही है, ठीक है, और इसके अंदर मैं कहता हूँ जी लेट्स सपोज मेरे पास 10 प्रोडक्ट्स स्टोर्ड है, क्लियर है। तो इसको भी इनिशियलाइज़ कर दिया, ठीक है, प्रोडक्ट्स को, हाँ जी इनिशियलाइज़ हो गया। और उसके बाद मैं प्रोडक्ट काउंट जो है उसको यहाँ पे आके जो है वो 0 कर देता हूँ, क्लियर है जी। ये मेरा इसका कंस्ट्रक्टर बना लिया, वही चीज़ है जो हम पहले बनाते हैं। अब जहाँ पे एक और मेथड हम बना रहे हैं, ठीक है, ऐड प्रोडक्ट मेथड, सही। तो मेथड के लिए जी अगेन हमारे पास क्या है जी, पब्लिक डिस्प्ले इन्फो नहीं, पब्लिक, ठीक है। और ये भी मेरे पास एक वॉइड टाइप का है और इसका नाम है ऐड प्रोडक्ट इन स्टोर,
इन स्टोर, ठीक है। और ये इसमें किस तरह का डेटा आएगा, प्रोडक्ट टाइप का डेटा आएगा, उसका नाम मैं लिख देता हूँ PRODUCT, ठीक है। और सही है, अब ये क्लियर हो गया। तो जी ये एक मेथड है जो कि प्रोडक्ट को ऐड करेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं क्या चेक करता हूँ सबसे पहले कि आपके पास हाँ एक चीज़ मैं चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक लेंथ लगाई हुई है, ये ना हो कि अगर ये मेरे पास ये लिस्ट पूरी हुई पड़ी है तो मैं इससे ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट्स को ऐड ना करूँ, ठीक है। वैसे नॉर्मली तो यहाँ पे हमने क्या करना था, यहाँ पे हमने सिंपली ये करना था बेटा कि हमने ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स और इसका जो इस टाइम काउंट चल रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट काउंट, ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या स्टोर कर देनी है, प्रोडक्ट। ये काम सिंपली करना है, लेकिन थोड़ा सा चेक लगा लें कि ये ना हो कि यूज़र बार बार एंटर करता रहे, आपको एरर आए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ जी, अगर मेरे पास जो इस टाइम प्रोडक्ट काउंट है, ठीक है, जो मेरे पास इस टाइम क्या है, प्रोडक्ट काउंट, ठीक है, प्रोडक्ट काउंट वो मेरे पास लेस है ये जो प्रोडक्ट्स की जो अरे पड़ी है इसकी लेंथ से, ठीक है, डॉट लेंथ से, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं जो है ना वो ये काम कर लूँगा, ये वाला, सही है। और ये काम करने के बाद भी प्रोडक्ट काउंट को भी इंक्रीज़ करना, ये मैंने कर दिया, ठीक है। और अदरवाइज़ मैं यहाँ पे एल्स में डिस्प्ले कर देता हूँ जी, ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है जी। और इसमें मैं लिख देता हूँ कि जी कैन नॉट ऐड मोर प्रोडक्ट्स एज लिमिट रीच्ड दिस, दैट्स फाइन, क्लियर है। अब इसका भी डिस्ट्रक्टर बना लिया जाए जी, बना लेते हैं। क्या हमारा क्या जाता है, तो सबसे पहले टिल्ड साइन, ठीक है, टिल्ड साइन और आगे इसका नेम स्टोर दैस, तो ये हमारा डिस्ट्रक्टर बन गया, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है जी, डिस्ट्रक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ कि जी मेरे पास ये जो भी स्टोर है, मैं उसकी आईडी नहीं कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टोर इज़ क्लोज नाउ या स्टोर एप्लीकेशन इज़ क्लोज नाउ, क्लियर है जी, ठीक है। थोड़ा सा मैंने चेंजेस किया ना, ज़रूरी नहीं होता कि आपने वही काम करना है कि यहाँ पे उसकी मैं प्रोडक्ट आईडी थी, यहाँ पे मैं स्टोर की भी आईडी डिस्प्ले कर सकता, लेकिन मैं नहीं किया, हाँ ठीक है। अच्छा जी, अब एक चीज़ जहाँ तक मुझे लगता है वो ये है, डिस्प्ले प्रोडक्ट इन्फो स्टोर के अंदर जो है ना वो जितने भी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं उन तमाम की डिस्प्ले, इन तमाम की जो है ना, लेट्स सपोज थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इसमें हर प्रोडक्ट का प्रोडक्ट इन्फो डिस्प्ले करने का एक मेथड पड़ा है, और ये तमाम प्रोडक्ट्स पड़ी हैं स्टोर के अंदर इस अरे में। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इन जो इस अरे में जितने भी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं उनमें से हर एक की प्रोडक्ट इन्फो डिस्प्ले हो। इसके लिए भी हम एक मेथड बनाते हैं, इसका लिखते हैं डिस्प्ले ऑल प्रोडक्ट्स, सही है, वॉइड, लेकिन ये पब्लिक किया ना, सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक वॉइड, ठीक है, डिस्प्ले ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। यहाँ पे क्लियर है। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें मैंने जितनी भी इस टाइम मेरा जो स्टोर है उसकी मैंने पूरी इन्वेंट्री डिस्प्ले कर देनी। तो मैं कंसोल पे जाता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन में बता देता हूँ कि मेरा ये जो स्टोर है प्रॉपर जिस तरीके से हम करते होते हैं जी, मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज जी, पीछे जो है वो डॉलर साइन डाल देता हूँ, मैं लेट्स लिखता हूँ ऑल इन्वेंट्री ऑफ द स्टोर, यहाँ पे स्टोर का मैं नाम लिख देता हूँ इस ब्रैकेट में, ठीक है, ऑफ द स्टोर एट लोकेशन, यहाँ पे लोकेशन का नाम लिख दूँगा, ठीक है, इज़ हेयर, सही हो गया जी। अब करना क्या होगा कि यहाँ पे बाहर लगाएं डॉलर का साइन, सही है ये, और यहाँ पे अब स्टोर का नेम क्या है, स्टोर नेम, सही है, और लोकेशन क्या है, स्टोर लोकेशन, ये सही। तो ये सारी डिस्प्ले हो जाएगी। आफ्टर दैट जब ये डिस्प्ले हो गई है, अब मैंने क्या करना है कि इस अरे के अंदर तमाम प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, इनमें से इसको आइट्रेट करता हूँ और एट अ टाइम हर प्रोडक्ट का जो है वो ये मेथड कॉल करता जाऊँगा, ये वाला डिस्प्ले प्रोडक्ट इन्फो वाला, सही है। तो इसके लिए ये फॉर ईच सबसे बेहतर है।
फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच, ठीक है, इसमें कोई एक मैं नाम रख लेता हूँ ना, ठीक है, फॉर ईच एक मैं इसमें बना लेता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी डमी प्रोडक्ट, डमी अंडरस्कोर प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट्स। ये क्या करेगी, ये इस अरे में से एट अ टाइम एक प्रोडक्ट उठाएगी और उसको इसमें रख देगी, फिर हम उसकी जो है ना वो उसको हम डिस्प्ले कर लेंगे। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, तो ये जो भी हर टाइम हमारे पास डमी प्रोडक्ट आ रही होगी, ठीक है, उसका हम कौन सा मेथड कॉल करेंगे, डिस्प्ले प्रोडक्ट इन्फो का सिंपली। तो इस तरीके से तमाम प्रोडक्ट्स हमारी डिस्प्ले हो जाएंगी। सही है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको आज समझाता हूँ। सी हैश में एक और भी डेटा टाइप है VAR, ठीक है, इसका मतलब क्या है, वेरिएबल डेटा टाइप है, वार चार जैसे डेटाबेस में है, ठीक है। डेटाबेस में आपको समझ नहीं लग रही हो कि किस तरह की डेटा टाइप मैंने यूज़ करनी है टेबल्स में, तो वार चार लिख देते हैं, उसमें स्ट्रिंग भी आ जाएगी, इंटीजर, लॉन्ग, डबल, बाद में उन वैल्यूज़ को गेट करके टाइप कास्टिंग करके चेंज करना तो कर लें। VAR डेटा टाइप वहाँ यूज़ होती है जहाँ आपको ये याद ना हो कि इसमें वैल्यू किस तरह की आनी है। तो लेट्स सपोज अब इसमें जब प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट इसमें जाएगी तो ऑटोमेटिकली रन टाइम के ऊपर सिस्टम इसकी डेटा टाइप जो है वो प्रोडक्ट टाइप की बना देगा, मतलब रन टाइम पे सिस्टम इसकी डेटा टाइप क्या है वो ये बना देगा। क्लियर हो गया? तो VAR डेटा टाइप मैं आपको समझाना चाहता हूँ, उसकी डेटा टाइप रन टाइम पे सिस्टम असाइन करता है, जो उसमें वैल्यू बंदा रख रहा होता है उसको देख के। अगर इस VAR में आप इंटीजर वैल्यू रख रहे हैं तो सिस्टम इसकी डेटा टाइप इंट कर देगा। अगर आप इसमें किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दें तो सिस्टम इसकी डेटा टाइप वही बना देगा। तो ये इस तरीके से हम इसको यूज़ करते होते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक सब कुछ हो गया। अब हम अपने मेन में आते हैं। सबसे पहले हम अपनी प्रोडक्ट्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, तो वही बात है, क्रिएट प्रोडक्ट्स। हाँ, क्रिएट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास जो है वो प्रोडक्ट की एक है, उसका मैं नाम लिखता हूँ P1 फर्स्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट। क्लियर है? तो ये मैंने एक प्रोडक्ट बनाई विद नो आर्ग्यूमेंट, कोई इसका वैल्यू पास नहीं करी। ठीक है, ऑल वैल्यूज़ वुड बी डिफ़ॉल्ट, ऐसा है या नहीं है, मुझे ज़रा समझाएं। ठीक है, जब कोई भी वैल्यू नहीं पास करेंगे हम कंस्ट्रक्टर को, तो कंस्ट्रक्टर बेटा कौन सा कॉल होगा, इन डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के ऊपर। ठीक है, फिर कुछ वैल्यूज़ हम दे के देखते हैं। क्लियर है? लेट्स सपोज मैं क्या देता हूँ, मैं लेता हूँ प्रोडक्ट P2 इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट, और इसको अब यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ। लेट्स सपोज क्या क्या थी जी, अगर आप ऊपर देखें तो मैं क्या देता हूँ, प्रोडक्ट ID, नेम, प्राइस और क्वांटिटी इन स्टॉक। प्रोडक्ट ID ये है, और नेम है लेट्स सपोज लैपटॉप। ठीक है, और उसके बाद उसकी जो प्राइस है वो लेट्स सपोज है $25.5, और उसके बाद जो है उसकी जो मेरे पास अच्छा जी हाँ, उसकी क्वांटिटी इन स्टॉक है 10। ठीक है, और एक मिनट, अच्छा जी, ये जो डेसिमल वैल्यूज़ है ना, इसके साथ आपने जो है वो M लिखते होते हैं। ठीक है, मैं आपको, अगर आपको इसकी समझ नहीं लग रही तो आप क्या करें, आप लिखें हाउ टू लाइक, हमने क्या करना है, सेव करना है, हाउ टू सेव वैल्यूज़ इन डेसिमल डेटा टाइप ऑफ CH। मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ, इस तरीके की चीज़ों को ना पढ़ा करें। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है, CH वेरिएबल, CH डेटा टाइप्स, तो यहाँ से आपको काफ़ी सारी जो है वो आसानी होगी। इसको छोड़ें, ये थोड़ी सी और चीज़ों को बता रहा है। ठीक है, ये इसकी एक्चुअल आपके पास जो है वो डेफिनेशन है। देखें, आप फ्लोट यूज़ कर सकते हैं, डबल यूज़ कर सकते हैं और डेसिमल यूज़ कर सकते हैं। सही है, डबल की वैल्यू तो सिंपली ऐसे जाती है जैसे आप लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब डेसिमल वैल्यू है उसके एंड पे हमें M एक लिटरल लगाना होता है। ठीक है, तो लिटरल के अंदर आप ये देखें कि आपके पास M क्या बताता है। ठीक है, M बताता है कि ये डेसिमल वैल्यू है। ठीक है, F जो है वो बताता है ये फ्लोट वैल्यू है, और D बताता है कि ये एक डबल वैल्यू है। क्लियर है? तो बाय डिफ़ॉल्ट हम डबल और फ्लोट के साथ ये नहीं लगाते, लेकिन अगर हम डेसिमल वैल्यू लगा रहे हैं तो उसके साथ जो है वो हम M को लगाते होते हैं। क्लियर हो गया? आई होप यू गॉट माय पॉइंट। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे जो है वो मैं बताना चाह रहा था। यहाँ पे भी आप देखें तो आपके पास सही है। अब डेसिमल आपको नहीं समझ लग रही, आप ना यूज़ करें, आप सिंपल जो है वो लॉन्ग, फ्लोट, डबल यूज़ कर लें। लेकिन ये बता इसलिए रहा हूँ कि यार कई दफ़ा प्रोजेक्ट करते हुए आपको कई कोड ऐसा मिलता है उसमें डेसिमल लिखो, आप कहते हैं यार ये तो चीज़ हमने पढ़ाई नहीं, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। सही है, तो ये एक प्रोडक्ट थी जिसमें मैंने तमाम वैल्यूज़ पास की हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या कम्बिनेशन था, हमने किस तरीके के कंस्ट्रक्टर ओवरलोड किए थे कंस्ट्रक्टर चेनिंग वाले के अंदर।
ठीक है। एक था जिसके अंदर हमने सिंपल सिर्फ वो नहीं दी थी, दूसरा ये एंड पे क्वांटिटी इन स्टॉक, ठीक है। इसमें है ऑल वैल्यूज़, क्लियर हो गया। उसके बाद मैं लिखता हूँ जी प्रोडक्ट P3, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट, इसको मैं आईडी देता हूँ ये, और यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ माउस, ठीक है। और इसकी मैं प्राइस रखता हूँ 10.25, ठीक है। इसके साथ क्या है, M लगाना है, ठीक है, क्योंकि एक डेसिमल वैल्यू है, क्लियर है। एंड दैट्स ऑल, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या नहीं दी, नो क्वांटिटी इन स्टॉक, ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जाएगी, ठीक है। तो एक तो ये हमने ओवरलोडिंग को हमने कर लिया, तो ये सब कुछ यहाँ पे हैंडल हो रहा है फोर्थ के अंदर, ठीक है। तो अगर क्वांटिटी इन स्टॉक नहीं जाएगी तो उसको 0 दे देगा, ठीक है। और उसके अलावा लेट्स सपोज हम सिर्फ प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी इन स्टॉक ही सिर्फ देते हैं, ठीक है। तो एक और हम प्रोडक्ट बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं ये पता कौन कौन से कॉम्बिनेशन ओवरलोड कर रहा हूँ, जिनको मैंने मेथड 3 के अंदर बनाया हुआ है। मेथड 3 के अंदर अब ये मैंने एक बनाया था, क्योंकि मैंने बाद में इसको अनकमेंट करके आपको चेक भी तो करवाना है ना। इसमें मैंने प्रोडक्ट आईडी लिया है, क्वांटिटी इन स्टॉक लिया है, बाकी दोनों चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो क्या जाएंगी आपके पास, वो एम्प्टी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज जाएंगी ना। तो मैं अब इसको मैं करता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट 4। अदरवाइज जब इसको अनकमेंट करता ना, तो कोई मैंने इस तरीके का कम्बिनेशन या वैल्यू की होती है जिसका मैंने मेथड 3 चेनिंग में जो है वो मैंने उसको हैंडल ही नहीं किया हुआ, तो उसका फिर एरर आना था। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। खैर, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, और इसको मैं देता हूँ जी, इसमें क्या देना था हमने 3, और उसके अलावा मैं यहाँ पे सिंपल मैं इसको जो है वो क्वांटिटी इन स्टॉक में लाइक हाँ जी, क्वांटिटी इन स्टॉक लेट्स को मेरे पास क्या है 20, सही है। यहाँ पे एक मसला आ रहा है, हाँ जी, ये एक यहाँ पे मसला है जो एक्सपेक्टेड था मेरे साथ, कि यहाँ पे ये काम जो है वो हम अब देखें ना, हम बजाय इसके कि पहले हम क्या कर रहे थे कि एंड से हम आर्ग्यूमेंट्स को हम जो है वो छोड़ रहे थे। अब क्या है कि दरमियान में से बाकी 2 आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू क्या जानी चाहिए कि लास्ट वाली वैल्यू हम लाइक पॉइंट इस दैट कि अब ये ओवरऑल ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इससे ये जो नेक्स्ट वैल्यू है ये नेम की होगी, लेकिन हम ये नेक्स्ट वैल्यू जो है वो हम किसकी दे रहे हैं, क्वांटिटी इन स्टॉक की। तो फिर बाकी दोनों की वैल्यूज़ कॉलिंग पे कैसे जाएगी, इसको आप किस तरीके से हैंडल करेंगे। सो देयर आर मल्टीपल वेज। एक तो ये हो सकता है कि यहीं पे हम जो है वो बाकी वैल्यूज़ जो है उसको हम नल दे दें, ठीक है, और यहाँ पे भी 0 दे दें, और ये ठीक है, एक ये तरीका भी हो सकता है। और इसके अलावा भी तरीके हैं जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये हो सकता है कि लेट्स सपोज हम ये हम किस तरीके के साथ कॉल कर रहे हैं, ये हम कॉल कर रहे हैं नो नेम एंड नो प्राइस, ठीक है। एक और तरीका क्या हो सकता है कि हम ऊपर जो है ना कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में इसको जो है वो हम मैनेज कर लें। सो देयर आर मल्टीपल वेज, ठीक है। इसको हमने ये बताया कि यार ये हमारे पास नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि ओवरऑल ऑर्डर जो है उसको तो हमने रखना होता है ना, ठीक है। ऑर्डर के बगैर लेने का भी एक तरीका है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसमें आप क्या बताते होते हैं, यहाँ पे साथ मेंशन करते होते हैं कि ये इस चीज़ की वैल्यू जा रही है, तो अभी मैं यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, तो फिलहाल दैट्स गुड फॉर अस, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, एक लास्ट था जिसमें मैं सिर्फ आईडी और नेम ले रहा था, बाकी वैल्यूज़ जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो नल हो जानी थी। P5 इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 4, और मैं यहाँ पे इसको नेम देता हूँ जी कीबोर्ड, ठीक है। तो इसने क्या करना है, ठीक है, इसने सिर्फ ओनली आईडी एंड नेम रेस्ट डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जी। ये मेरी तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो मेरी क्रिएट हो गई हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा। मैं इसको रिवर्स सॉल्यूशन करके देखता हूँ, हाँ ऑल सक्सीडेड है, रन करके देखता हूँ, स्क्रीन फ्लैश करके बंद हो जाएगी, इसका मतलब है कि ओके, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये मेथड ये जो इस टाइम ये जो मेथड है इसके साथ भी चल रहा है। और अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ, ठीक है, और अब मैं मेथड 3 को अनकमेंट करता हूँ यहाँ तक, सही है, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, तो अब मैं देखता हूँ क्या ये इसके साथ भी चलता है, तो ये चल रहा है। इसका मतलब है कि मेरा मेथड 3 भी गुड है, मेथड 4 भी गुड है, सही है, ओके हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ से नीचे हैं 5 प्रोडक्ट्स जो है वो मेरी बन गई हैं। अब हमने स्टोर बनाना है, स्टोर, सही है। तो मैं क्या करता हूँ जी, स्टोर, ठीक है, इसका नाम लिखता हूँ माई स्टोर इज इक्वल टू
ठीक है, स्टोर को न्यू करके, और यहाँ पे हमें पता है कि इसके अंदर हमने स्टोर का नेम देना है, तो ये मैं देखता हूँ जी ये मेरे नेम से स्टोर है, और लोकेशन इसकी क्या है कि जी ये FSD में है। सही, यहाँ तक ठीक है। ओ यार क्या हो गया, न्यू स्टोर। सही, तो ये मेरे पास स्टोर बन गया। अब अपने स्टोर के अंदर बेटा प्रोडक्ट्स को ऐड करवाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ जी, माई स्टोर डॉट ऐड प्रोडक्ट इन स्टोर P1, ठीक है, P2, सही है। इसी तरीके से P3 एंटर, टैब प्रेस करेंगे, P4 एंटर, टैब प्रेस करेंगे, P4 ने P5 भी तो ऐड करनी है, चौथी, ठीक है, P5। क्लियर है जी, 5 प्रोडक्ट्स इसने स्टोर में ऐड कर दी हैं। अब मैंने इन तमाम को डिस्प्ले करवाना है। उसका तरीका क्या है जी, माई स्टोर डॉट डिस्प्ले प्रोडक्ट्स, डिस्प्ले ऑल प्रोडक्ट्स। सही, तो यहाँ तक तो जी सब कुछ क्लियर है। और एंड पे मैं एक स्क्रीन को रोकने के लिए कंसोल डॉट रीड लाइन ये कर लेता हूँ। सही, लेट्स सी। हाँ जी, यहाँ पे कोई इशू आ रहा है जी, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, वो कहते हैं जी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यहाँ पे सेट नहीं है। उसकी रीज़न क्या है, थोड़ा सा समझें जो मैंने एक गलती की है। यार प्रोडक्ट्स की लेंथ थी 10, प्रोडक्ट्स मैंने इसमें स्टोर करवाई हैं 5, या तो मैं 5 और स्टोर करवा दूँ, सही है, लेकिन मैंने इसमें क्या कितनी प्रोडक्ट स्टोर करवाई हैं 5। सही, अगर तो मैं 10 के 10 स्टोर करवा दूँ फिर ये एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये लूप इस टाइम पूरी 10 के ऊपर चल रही है, क्योंकि 10 मैंने क्रिएटेड है। ठीक है, तो ये फॉर ईच लूप सब के ऊपर जा रही है। लेकिन उनमें 5 पे प्रोडक्ट पड़ी हैं, 5 पे पड़ी ही नहीं है, तो वो डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इफ़ डमी प्रोडक्ट, ठीक है, ये अगर मेरी जो डमी प्रोडक्ट है वो मेरी नल नहीं है, मैं इस तरीके से इसको हैंडल करता हूँ ना, अगर ये नल है तो ये कुछ भी डिस्प्ले ना करें। सही है, तो क्या इज़ नॉट इक्वल टू नल। क्लियर है, अगर ये मेरी नल नहीं है तो फिर ये जो है वो इसको डिस्प्ले कर देगी, अदरवाइज़ ये नहीं करेगी। तो अभी मेरा ये एरर नहीं आएगा। मेरी बात को समझे, सही हो गया जी। हाँ हाँ, अच्छा, ये मेरा हर दफ़ा कॉल हो रहा है, उसकी रीज़न क्या है, मेक श्योर दैट द कंट्री इन स्टॉक शुड बी इन द रेंज ऑफ 0 to 100। सही है, एक गलती है यहाँ पे कि अगर यूज़र की वैल्यू, क्योंकि 0 की वैल्यू आ रही है ना, इज़ लेस देन 0, अगर 0 से कम हो फिर, सही है, और क्वांटिटी इन स्टॉक इज़ ग्रेटर देन 100। क्लियर है, ये लॉजिकल गलती थी, अदरवाइज वो 0 भी हम दे रहे थे तो उस पर चला जा रहा था। हाँ हाँ, इफ़ क्वांटिटी इन स्टॉक इज़ लेस देन 0, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे मसला आ रहा है कि इस टाइम मैं कोई नेगेटिव क्वांटिटी या 0 से बड़ी दे भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये एल्स वाला पार्ट इसका क्यों चल रहा है। तो हमने क्या करना था, अगर क्वांटिटी इन स्टॉक ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड क्वांटिटी इन स्टॉक इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 100, तो फिर क्या है, जो भी वैल्यू है वो क्वांटिटी इन स्टॉक में पास हो जाएगी, अदरवाइज़ जो है वो ये डिस्प्ले करेगा। मैंने पहले जल्दबाजी में ये स्टेटमेंट को जो है वो गलती से कर दिया। लेट्स तो पॉइंट ये है कि जब यूज़र क्वांटिटी इन स्टॉक की वैल्यू नहीं देता तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आती है, 0। तो अगर वो 0 भी है तो वो फिर भी उसको पास कर देगा। ठीक है, वो 0 इज़ द वैलिड वैल्यू, और अगर वो 100 भी है तो इसलिए मैंने साथ इक्वल टू लगाया। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, हिट एंड ट्रायल किया ना, मेरे से भी गलती होती है, तो ठीक है वो गलती अपनी है। ऑल इन्वेंट्री इन द स्टोर AQB एट लोकेशन दिस इज़ हेयर। ठीक है, आईडी ये है, नेम पहला, अब इसको आप कंपेयर कर लें जहाँ आपने प्रोडक्ट्स को क्रिएट किया था, तो पहले आपने जो प्रोडक्ट क्रिएट की थी उसमें कोई सारी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ गई हैं, तो आपकी ये जो, अगर आप मेथड 4 यूज़ करते, ठीक है, जिसको कोई सिस्टम कमेंट किया हुआ है, तो ये सारी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जाती हैं। अगर मेथड 3 यूज़ किया तो मेथड 3 में ये वाला कॉल हुआ है, ये वाला, ठीक है, और इसने जो क्या किया है यही डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे दी हैं। सही है, और इसी तरीके से बाकी सारी मेरी क्रिएट हो गई हैं, लेकिन एक काम नहीं हो रहा, डिस्ट्रक्टर नहीं नज़र आ रहा यार कहीं पे। ठीक है, डिस्ट्रक्टर नज़र इस तरीके से आता भी नहीं है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता होता है, उसके लिए हमें इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को, मैं लिखता हूँ जी, हाउ टू हैंडल डिस्ट्रक्टर।
ठीक है, उसमें ये जितने मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं इन सब के अंदर मुझे नल करवाना है। ठीक है, उसके बाद मुझे जो सिस्टम का गार्बेज कलेक्शन का जो मॉड्यूल है उसे कॉल करवाना है। ठीक है, क्योंकि उसको मैं ये बताऊं कि भाई मैंने ऑब्जेक्ट्स नल करवा दिए हैं, तो अब आप आके ये मेमोरी फ्री करो। जब वो मेमोरी फ्री करेगा तो डिस्ट्रक्टर कॉल करेगा। ये लॉजिक है सिंपल मेरे पास। तो मैं ये कर देता हूँ, एक मिनट, इन तमाम को P1 इज इक्वल टू, मैं एक मिनट स्क्रीन पास कर देता हूँ ताकि टाइम जो है ना वो इसका ज़्यादा ना। यहाँ तक अब आप देखें कि मैंने ना डिस्ट्रक्टर्स को नल करवा दिया, लेकिन यहाँ तक भी काम बेटा आपका नहीं चल रहा, क्योंकि डिस्ट्रक्टर तो नल करवा दिया, लेकिन अब गार्बेज कलेक्टर को भी तो बताना है मॉड्यूल को कि मैंने डिस्ट्रक्टर ये, क्योंकि गार्बेज कलेक्टर बाय डिफ़ॉल्ट तब चलता है जब आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाता है, लेकिन ड्यूरिंग रनिंग प्रोग्राम वो नहीं चलता होता खुद। लेकिन अगर हम चलाना चाहें उसको बताना चाहें कि भाई आप आओ और रन टाइम के ऊपर हमारे जो ऑब्जेक्ट्स जिनको हमने नल कर दिया उनकी मेमोरी, जो उनको मेमोरी एलोकेटेड है वो वापस ले लो। ठीक है, मतलब कि मेमोरी को रिलीज़ कर दो, ताकि जो है ना वो स्पेस जो उन्होंने कंज्यूम की थी जब हमने उनको यहाँ क्रिएट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर उनको स्पेस थी, तो वो स्पेस यहाँ पे क्योंकि मैंने उनके अंदर वैल्यू नल स्टोर कर दी, तो गार्बेज कलेक्टर को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आके वो स्पेस रिलीज़ कर दो। क्लियर है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गार्बेज कलेक्टर को रन करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रन गार्बेज कलेक्टर। सही, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ जी, GC, ये बेसिकली वो क्लास है जिसके अंदर हमारे पास जो है ये सारे मेथड्स पड़े हैं। ठीक है, और इसके अंदर फिर मैं करूँगा जी GC डॉट, ठीक है, इसका एक मेथड है वेट फॉर पेंडिंग फाइनलाइजर। सही है, तो इसने गार्बेज कलेक्टर को चला देना। क्लियर हो गया? और एंड पे मैं कंसोल रीड लाइन यहाँ पे एंड पे कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे नज़र आए। देखिएगा अब ये करेगा क्या कि सबसे पहले यहाँ तक डिस्प्ले करने के बाद यहाँ पे मैं कंसोल डॉट राइट लाइन एक कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं लिख देता हूँ हियर वी आर किलिंग ऑब्जेक्ट्स नाउ। ठीक है, ताकि स्क्रीन के ऊपर आपका अप्रोप्रिएटली नज़र आए। अब ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ तक तो चीज़ें आपको नज़र आ गई। उसके बाद मैंने लिखा हेयर वी आर किलिंग ऑब्जेक्ट्स नाउ, ऑब्जेक्ट्स को किल कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखें स्टोर की जो एप्लीकेशन है वो क्लोज हो गई, स्टोर का ऑब्जेक्ट किल हो गया। ठीक है, और इसके बाद 1 2 3 0 4 करके भी बाकी सारे उसने किल कर दिए। तो अब देखें गार्बेज कलेक्टर जब कॉल हुआ तो इसका मतलब क्या है कि अब इनका डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया है। यही चीज़ आपको डिस्प्ले हुई है ना, स्टोर एप्लीकेशन इज क्लोज नाउ। ठीक है, यही चीज़ आपको डिस्प्ले हुई है ना, स्टोर एप्लीकेशन इज क्लोज नाउ। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। सही। अच्छा, एक और अगर मैं यहाँ पे काम करूँ जस्ट फॉर द फन पर्पस, मेरे पास ये क्रोम अगर जो है वो चल रहा है, सही है, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा चलें हम एक पंगा लेते हैं। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ कि जी जब मेरी गार्बेज कलेक्टर के अंदर आके, डिस्ट्रक्टर के अंदर आके मैं गूगल क्रोम को बंद कर रहा हूँ, सिस्टम को नहीं बंद करना चाह रहा। आप कर सकते हैं, वेरी इजी। सही है, लेकिन मैंने अभी इसका कोड लिया है, अब ChatGPT से ले लें, आप कहीं और से लें, डेफिनेटली हमें पता नहीं है ना कि मैं लेट्स सपोज इसमें गूगल क्रोम को बंद करना चाह रहा हूँ तो कैसे करना, तो आपको उसका कोड मिल जाएगा। सो आई हैव द कोड एंड जस्ट से कि हमने वो कोड कहाँ पे डालना है। ठीक है, बस इतनी सी बात है, वो कहाँ पे डालना है। मैं चाहता हूँ कि जी जब मेरा माई स्टोर का ऑब्जेक्ट किल लो तो उसके अंदर आके मैं गूगल क्रोम बंद कर दूँ। तो ये डिस्ट्रक्टर है माई स्टोर का, तो इसके अंदर आके मैं गूगल क्रोम को बंद कर देता हूँ। कैसे बंद करना है जी, इसका एक कोड है। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले प्रोसेसेस इस टाइम जो भी मेरे पास चल रहे हैं कि गूगल क्रोम भी एक प्रोसेस है, तो मैं इसकी एक लिब है, उससे मैं तमाम प्रोसेसेस जो है उनको मैं ले लेता होता हूँ। तो मेरे पास PRO, ठीक है, तो ये मेरे पास है प्रोसेस की एक अरे है, ये लेके आएगा, इसमें इस टाइम जितने भी प्रोसेसेस चल रहे हैं वो आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रोम प्रोसेस। ये जस्ट आपकी ये दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द, अगेन ये डिक्लेरेशन है, ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये कोई कोर्स का इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, जस्ट फॉर फन कर रहा हूँ। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप लैब में भी यही करें, कि आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी तक आपने इसके बावजूद ये जो इतना किया, ये आपको करना होगा कि आप डिस्ट्रक्टर जो है उसको आप कॉल कर लें, ये आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, और ये जो काम है अब कर रहा हूँ ये जस्ट फॉर अ फन पर्पज़ है, दिस इज़ नॉट अ लैब पार्ट ऑफ योर लैब एग्जाम। आप इस तरीके से कोई भी फ़न कर सकते हैं कि लाइव आपका प्रोजेक्ट चले तो आपका सिस्टम बंद हो जाए, और सॉरी जब प्रोजेक्ट बंद हो तो सिस्टम बंद हो जाए। तो किस तरीके से है कि उसके डिस्ट्रक्टर में उसका कोड लिखते हैं सिस्टम शटडाउन का। ठीक है, तो मैं सिस्टम शटडाउन नहीं, मैं मेरे पास पीछे गूगल क्रोम चल रहा है, मैं उसको बंद कर रहा हूँ। सही, तो हाँ, यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा यार, सही है, तो यहाँ पे मैं प्रोसेसेस की प्रोसेस और ये, और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ क्रोम प्रोसेस इज इक्वल टू
ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस मैं गेट कर लेता हूँ जो इस टाइम रनिंग मेरे पास चल रहा है, प्रोसेस डॉट गेट प्रोसेस बाय नेम, ठीक है। और इसमें मैंने उसको जो है वो नेम देना होता है, और इसको मैं नेम यहाँ पे देता हूँ क्रोम, सही है। तो ये इस टाइम जो प्रोसेस चल रहा है ना क्रोम, गूगल क्रोम, उसका प्रोसेस का नाम होता है क्रोम, ठीक है। ये उसको ले आएगा, ठीक है। और उसके बाद जहाँ 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 भी ये प्रोसेस चल रहा है मैंने अब उसको बंद कर देना है, फॉर ईच आपके पास, ठीक है। और मेरे पास हाँ ये देखेंगे इसने ऑटोमेटिकली बता दिया कि जी क्या किया मैंने, इसका एक नाम रखा प्रोसेस का, ठीक है। और इस अरे के अंदर से जितने भी प्रोसेस सिस्टम क्रोम के चल रहे हैं 1 बाय 1 इसमें आएंगे और हर दफ़ा उसको मैं किल करता जाऊँगा, सही है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या लिखना है कि सिंपली मैंने अब उनको किल कर देना है, ठीक है। क्रोम डॉट प्रोसेस गेट, सही है। इसके साथ क्रोम प्रोसेस टू, ठीक है, डॉट कैल, ठीक है। तो ये हर प्रोसेस को किल करता जाएगा। लेकिन बात यह है कि अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो यहाँ तक आपने इसको इस तरीके से कर लेना है, सही। अच्छा यहाँ पे एक मसला आना है, वो अगेन वही है कि इसके अंदर कई ऐसे प्रोसेसेस होने हैं जो कि हमारा सिस्टम ना रन टाइम के ऊपर प्रोसेस क्रिएट भी कर रहा होता है, डिलीट भी कर रहा होता है। अगर आप आगे ओएस में पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ऐसे प्रोसेसेस आएंगे जो इसमें आए तो पड़े हैं, लेकिन सिस्टम हमारे उसको किल करने से पहले मैं भी इसको किल कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे एक इफ़ की कंडीशन में चेक कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, इज़ नॉट नल नहीं होगा यार, ये ऑटोमेटिकल जो इंटेलिजेंस है ना ये भी कई दफ़ा में मरवाती है, ठीक है। अगर मेरे पास ये जो क्रोम प्रोसेस 2 है ये मेरे पास हैज़ एग्जिस्टेड, ये बताता है कि ये मेरे पास अगर हैज़ एग्जिस्टेड का मेथड ये बताता है कि अगर लेट्स सपोज ये प्रोसेस इस टाइम मेरे पास नहीं चल रहा, ठीक है, तो मैं नॉट का साइन यहाँ पे लगा देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया, और इसके अंदर मैं इसको क्या कर देता हूँ, सही, ओके। ये क्या बताता है, मैंने आपको एक सिनेरियो बताया ना यार, ये कोई समझने की बात नहीं है। पॉइंट ये है कि इस टाइम मेरे पास लेट्स सपोज जब मैंने ये प्रोग्राम चलाया तो मेरे सारे प्रोसेसेस ले आया क्रोम के जितने भी प्रोसेस टास्क मैनेजर में चल रहे हैं, और मेरे किल करने से पहले लेट्स सपोज कुछ पहले ओएस ने किल कर दिया, तो उनको मुझे किल करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पे हैंडल कर लिया। हैज़ एग्जिस्टेड जो है ना वो ट्रू रिटर्न करता है उन प्रोसेस के लिए जिनको ओएस ने किल कर दिया है, और अगर उनको किल नहीं किया तो उनको मैंने कर दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉट का साइन लगाया है। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। तो लेट्स सपोज जब ये क्या मेरा क्रोम जो है उसको ये मेरा क्रोम चल रहा है, सही है। तो क्या ये उसको करता है, लेट्स से क्रोम एप्लीकेशन इज़ स्टोर एप्लीकेशन इज़ क्लोज नाउ। तो जी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, और ये मेरे पास क्रोम है, ठीक है। मैं इसको भी यहाँ पे चला लेता हूँ और इसको अब मैं स्टार्ट करता हूँ, सही है। तो ये देखें मेरा क्रोम बंद हो गया, ठीक है। मैं क्लिक करता हूँ तो क्रोम नए सिरे से खुला है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि डिस्ट्रक्टर आपका तभी चलता है जब आप सिस्टम को बंद कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये गार्बेज कलेक्टर को हटा देता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ कि जी मैं नहीं गार्बेज कलेक्टर को चला रहा, गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिकली तब चले जब मेरा प्रोग्राम बंद होता है, ऐसे क्या ना। मैं लेट्स सपोज क्रोम ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं टेस्ट करता हूँ कि क्या वाकई गार्बेज कलेक्टर तभी चलता है। अब आप ये देखें कि ये मेरा क्रोम ओपन है लेकिन क्रोम अभी तक चल रहा है, ठीक है। कंसोल डॉट रीड लाइन ने इसको अभी रोका हुआ है। जो ही मैं प्रेस करूँगा कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है, देखिएगा अभी गौर से, मैं प्रेस करूँगा मेरे ये प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। क्लोज होते हुए क्या डिस्ट्रक्टर कॉल करेगा और डिस्ट्रक्टर मेरा क्रोम को बंद करेगा। तो ये काम इसे करना चाहिए क्या, नहीं, एंटर हो गया बंद, क्रोम बंद हो गया, इसका मतलब डिस्ट्रक्टर चलता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सही है। एक चीज़ शायद मैं स्किप करूँ, मैं स्लाइड देख लूँगा, कोई चीज़ स्किप नहीं हो रही। अच्छा जी, दूसरी चीज़ जो थी वो थी हमारी क्लास डायग्राम से रिलेटेड। मैंने आपको क्लास में बताया भी था, मैं अब आपको विजुअल स्टूडियो में बताना चाहता हूँ कि क्लास डायग्राम कैसे ऐड होती है। सबसे पहले आपको अपने विजुअल स्टूडियो में ना एक कंपोनेंट जो है वो इंस्टॉल आपको करना पड़ना है, और लेट्स वेट अ व्हाइल, मैं भी इसको डिलीट कर देता हूँ, सही है। अच्छा ये आपको करना क्या पड़ना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे सर्च करना है विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर, ये पड़ा है मेरे पास, ठीक है। इंस्टॉल के बाद आपके पास ये विजुअल स्टूडियो का इंस्टॉलर आपके पास ओपन हो जाएगा। ये आपने क्लोज़ कर देना प्रोजेक्ट, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सेव करके क्लोज़ कर देता हूँ, सही। इसको आपने मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद बेटा यहाँ पे आपने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में जाना है। यहाँ पे आपने आना है कोड टूल्स। कोड टूल्स के अंदर यहाँ पे क्लास डिज़ाइनर होगा, ठीक है, इसको भी चेक करना है। और यहाँ पे ये DGML एडिटर है, इसको भी चेक करना है, ठीक है। ये पहले मेरे पास नहीं था, मैंने अभी आपकी वीडियो रोक के मैंने इनको इंस्टॉल किया, तो आपने इनको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। क्लास डिज़ाइनर और DGML एडिटर करने के बाद फिर विजुअल स्टूडियो का आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। तो जब ये आपके पास जो है वो चल जाएंगे,
ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये प्रोजेक्ट पड़ा, ये मेरा सारा प्रोजेक्ट पड़ा है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने ये इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है, व्यू पे कह रहा है व्यू क्लास डायग्राम, क्लियर है। तो देखिएगा आपके पास इसमें एक नई फाइल बन जाएगी क्लास डायग्राम के नाम से, ये देखें .cd, ये आपकी तमाम वही क्लासेज हैं जो इसमें पढ़ी हैं, जिसकी क्लास डायग्राम बन गई है। इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये इसके फील्ड्स हैं, ठीक है, और ये इसके मेथड्स हैं, क्लियर है। ये देखें ये इसके मेथड्स हैं, सही है, और ये एक स्टोर की क्लास है, इसके मेथड्स हैं। इसको थोड़ा सा इधर आप उठा लें ताकि चीज़ें आपको क्लियर रहें। तो ये देखें ये हमारी क्लास डायग्राम है, जब हम इनहेरिटेंस करते हैं जो कुछ करते हैं यहाँ पे हमें पता लग रही होती है, सही हो गया जी। अब यहाँ पे भी हम मेक कर रहे हैं ना ऐड क्लास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐड क्लास, क्लास का क्लास नेम पब्लिक है क्लास .cs और ओके, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर मैं क्या करता हूँ ऐड लेट्स सपोज मैं एक मेथड ऐड करता हूँ, मेथड का नाम मैं लिखता हूँ जी डू नथिंग, क्लियर है, सही है। इस पर डबल क्लिक करेंगे ना इस क्लास पे तो आपको ऑटोमेटिकली इसका कोड जनरेट कर देता है। तो ये बड़ी पावरफुल चीज़ है, आप यहाँ पे क्लास डायग्राम्स इस तरीके से बनाएं, डबल क्लिक करेंगे आपको उसका कोड बना देगा। खैर उसकी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली हमें ज़रूरत ही होती है कि जो हमने क्लासेस बनाई है उनको यहाँ पे आप देख लें कि यार ये क्लासेस बनी है, ये मैं इधर यूज़ करूँगा, ये वैल्यूज़ मैं इस जो है वो उसमें लेके आऊँगा कंस्ट्रक्टर में। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर माइंड मैपिंग। इवन दैट आप लोग खुद करना चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ, विजुअल स्टूडियो के ना एक टूल है, उससे हम कहते हैं कोड मैपर कि माइंड मैपर, मैं आपको अभी देख के बता देता हूँ, कुछ इस तरह का है। उसके ज़रिए हम इवन एक एक स्टेप जो है ना उसका वो डायग्राम बना देता है, ठीक है। जिस तरह इफ एल्स की पूरी फ्लो डायग्राम है ना, वो इधर आप कोड लिखे वो इस साइड पर उसकी पूरी एक डायग्राम बना देता है, उसका फ्लो चार्ट बना देता है, ठीक है, ताकि आप अपने कोड को समझने में आपको आसानी हो। तो इस तरह की टूल्स बेटा यूज़ किया करें, ये आपके लिए कोड को समझने में आसानी देती है ना, ठीक है जी। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं आपको वीडियो अभी जो है वो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाता हूँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू। अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हम ना अब क्वेश्चन 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 2 हमारा कंपैरेटिवली इजी भी है और हमने इसमें अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने यूज़ करना है, डीप कॉपी, शैलो कॉपी और प्रॉपर्टीज़ को इसमें हम यूज़ करेंगे। क्वेश्चन 2 है क्या जी, यू आर टास्क्ड विद बिल्डिंग अ ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन creating the following classes with copy constructor that perform the both deep and shallow copies। तो इसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर या सॉरी हम ये कहते हैं कि हमने इसमें कंस्ट्रक्टर को कॉपी करना है, और दोनों तरीके डीप कॉपी से भी और शैलो कॉपी से भी। एक्चुअल एक इसमें शेप की क्लास है जिसमें प्रॉपर्टीज़, अब आपको एग्जैक्ट अब हम इनके लिए नाम रखेंगे प्रॉपर्टीज़, ठीक है। वेरिएबल्स भी हम इनको कहते थे लेकिन अब ये प्रॉपर्टीज़ ही हैं हमारी ना, क्योंकि अब हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली है। तो ये शेप आईडी, शेप टाइप, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल कोई भी हो सकती है, कलर, ये वेरिएबल होंगे और इनकी हम प्रॉपर्टी बनाएंगे। प्रॉपर्टी इनको गेट भी करेगी और सेट भी करेगी। और मेथड्स हम एक ड्रा का बनाएंगे जो कि इन सब चीज़ों को ड्रा कर रहे होगा। फिर एक कैनवस होता है, कैनवस की एक आईडी हम लेंगे और एक इसमें लिस्ट होगी, अरे होगी जिसमें तमाम शेप्स जो इसमें एडिड है वो स्टोर होगी। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। और इसके मेथड क्या है, ऐड शेप जो कि इस लिस्ट के अंदर शेप्स को ऐड करेगा, और एक इसका मेथड है डिस्प्ले शेप्स जो कि तमाम शेप्स को डिस्प्ले करेगा। तो बस दैट्स ऑल अबाउट इट। तो हम एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं जी, ठीक है। अच्छा जी, तो जो न्यू प्रोजेक्ट हम बनाते हैं इसका नाम हम रखते हैं प्रैक्टिस कंस्ट्रक्टर कॉपीज लैब 4, सही। तो जी ये हमारा एक न्यू प्रोजेक्ट बन गया। तो वेरी क्विकली हम पहले शेप की क्लास बनाते हैं, फिर कैनवस की क्लास बनाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं करता हूँ पब्लिक क्लास किसकी है जी, मेरे पास शेप की, सही। ये मेरे पास शेप की क्लास आ गई। तो शेप की क्लास में सबसे पहले मैं उसके वेरिएबल्स बनाऊंगा, ठीक है। इनको मैं रखता हूँ प्राइवेट इंट। तो ये मेरे पास होगा शेप आईडी, सही। फिर मेरे पास होगा जी प्राइवेट, दूसरा क्या था, हाँ टाइप, ये होगी स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है। प्राइवेट स्ट्रिंग शेप टाइप, सही है। तीसरा मेरे पास था कलर, ठीक है, ये भी स्ट्रिंग है, प्राइवेट, ठीक है। और ये मेरे पास है स्ट्रिंग और ये मेरे पास है कलर। तो ये इसके 3 बन गए वेरिएबल्स। अब बनाने हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसको हम कहते हैं डेटा मेंबर्स, ठीक है। नाउ वी हैव टू मेक प्रॉपर्टीज़, मेकिंग प्रॉपर्टीज़, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ के लिए सबसे पहले क्या था, उसका एक्सेस स्पेसिफायर जो कि पब्लिक होगा, ठीक है।
पब्लिक पहले की प्रॉपर्टी बनाने लगे ना, PUBLIC पब्लिक, ठीक है। और रिटर्न टाइप पहले की रिटर्न टाइप शेप वाले की इंट है तो इसकी भी इंट होगी, ये लाजमी है, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या लिखना है, ID ऑफ शेप, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए कि नेम, इसके बाद सिंपली ये देखें, गौर करें, इसने आपको ऑटोमेटिकली बता दिया कि यार ये ऐसे करोगे तो मैं प्रॉपर्टी बना दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी समझाने के लिए उसी की शॉर्ट फॉर्म है जो हमने बनानी है, लेकिन आपको समझाने के लिए अभी मैं खुद बना रहा हूँ, ठीक है। ID ऑफ शेप, तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक मेरे पास है गेट के बाद मैं लिखनी है ब्रैकेट, और इसने क्या कर देनी है, रिटर्न कर देनी है शेप ID को, और ये ब्रैकेट हो गई बंद, ठीक है। फिर आगे सेट, ठीक है। तो सेट ने क्या करना है, सेट ने उसके बाद यही जो शेप ID है जो ऊपर पड़ी है, शेप ID के अंदर एक जो वैल्यू है जो यूज़र से आनी है, ठीक है, उसने वो वैल्यू यहाँ पे सेट कर देनी है, सही। ये नीचे है, यहाँ पे एक और ब्रैकेट आनी है और ये ब्रैकेट नीचे है। तो इस तरीके से आपके पास प्रॉपर्टी बन गई है जी, ID ऑफ शेप के नाम से एक प्रॉपर्टी बन गई है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बनाते हैं जी पब्लिक, ठीक है। स्ट्रिंग शेप टाइप, खुद कह रहा है कैसे ये प्रॉपर्टी आपने बनवाया, इसका थोड़ा सा नेम चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को ये डिफरेंस थोड़ा सा फील हो। टाइप ऑफ शेप, सही है, ठीक है। टाइप ऑफ शेप, ये मेरी प्रॉपर्टी बन गई। इसके अंदर अगेन गेट, ठीक है, और गेट के अंदर मैंने क्या करना है, रिटर्न, ठीक है, शेप टाइप, और ये बंद, देन वी हैव सेट, और सेट के अंदर क्या करना है हमने, इसी के जो ऊपर वेरिएबल पड़ा है शेप टाइप, ठीक है, शेप टाइप इज इक्वल टू वैल्यू, ठीक है, जो भी यूज़र वैल्यू देगा, सही। और यार यहाँ पे सेमीकोलन आना है, ठीक है। सेमीकोलन के बाद एक ब्रैकेट सेट की बंद होनी है, जो ऊपर भी गलती हो रही है, और फिर एक ब्रैकेट इसकी बंद होनी है, सही है। तो जी शेप टाइप हो गया। नाउ वी हैव कलर, पब्लिक, ठीक है यार, ठीक है, पब्लिक, इसका भी क्या है, स्ट्रिंग है। अच्छा, उसने इंटेलिजेंस चेक करें कि उसने हमें जिस तरह हम नेम लिख रहे थे ना, उसी तरीके से उसने नेम भी दे दिया, कलर ऑफ शेप, इस तरह करके। मैं सिंपल इसको चेंज कर लेता हूँ, स्ट्रिंग, ठीक है। अगर आप इंटेलिजेंस बंद भी करना चाहें तो आप टूल से कर भी सकते हैं, लेकिन मैं कई टीचर कहते हैं कि जी ये नहीं होना चाहिए, बच्चों की इससे लर्निंग नहीं होती। मेरे लिहाज से बच्चे बेसिक सीखें और उससे आगे जाएँ, तो ठीक है। जो लोग AI को यूज़ करना चाहिए इन चीज़ों के लिए। अच्छा जी, रिटर्न ये क्या करेगा, कलर, ठीक है, हाँ ये कलर ये रिटर्न करेगा, ओके है जी, करें जी कलर रिटर्न, सही है। सेम लाइक वी हैव सेट कलर इज इक्वल टू वैल्यू। लें जी, ये हमारी तीन प्रॉपर्टीज़ बड़ी आसानी से हमने यहाँ तक बना ली हैं। अब अगली बारी किसकी है, कंस्ट्रक्टर की। क्लास की कहाँ गई है, क्लास की ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, ये क्लास की ब्रैकेट आ गई। नाउ नेक्स्ट वी हैव कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है आपके पास, पब्लिक हो गया, और इसका नेम क्या है जी, शेप, शेप ही है ना, शेप, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं ये तमाम वैल्यूज़ यूज़र से लूँगा और कंस्ट्रक्टर में असाइन कर लूँगा, ठीक है। तो इंट ID स्ट्रिंग मैं लूँगा टाइप, और स्ट्रिंग में लूँगा कलर, ठीक है, कलर, और यहाँ पे शेप ID इज इक्वल टू ID, ठीक है। और टाइप शेप टाइप इज इक्वल टू टाइप, और कलर शेप कलर, यहाँ पे किधर गया कलर, क्या लिखा हुआ है मैंने, तो सिंपल कलर ही लिखा हुआ है, चलें इसको कलर ही लिख देते हैं, ठीक है, कलर, ठीक है, इज इक्वल टू कलर। लेकिन अब ये क्योंकि दोनों सेम हो गए हैं तो इसके साथ मैं दिस लगाऊंगा, क्लियर हो गया। तो ये कंस्ट्रक्टर है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब एक और हमने काम करना है, हमने कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करना है। ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर टू कॉपी फॉर डीप कॉपी, ठीक है, फॉर डीप कॉपी। अच्छा जी, एक हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे ना डीप कॉपी के लिए, ठीक है। इसमें हम किस तरीके से करते हैं, पहले स्लाइड्स को पढ़ लीजिएगा। डीप कॉपी के लिए जो कंस्ट्रक्टर एक दूसरे में हमने कॉपी करना है, वो सोर्स कंस्ट्रक्टर हमने इसको पास करना है, और इसने इसकी वैल्यूज़ इसके अंदर जो है ना वो कॉपी कर देनी है, ठीक है। तो ये किस तरीके से होगा, लाइक इसका मैं अगेन वही नाम होगा, ये आपके पास क्या है, पब्लिक, ठीक है, शेप, ठीक है, एंड दिस। अब शेप के अंदर जी मेरे पास क्या आएगी, शेप ही आएगी,
ठीक है, और शेप के अंदर कोई और शेप मेरे पास आएगी। तो इस शेप के अंदर आके मैं क्या करूँगा, ठीक है, ये यूज़र वो वैल्यू देगा, मतलब बात क्या है कि ये वो वाला ऑब्जेक्ट है जो कि हमने इस इस टाइम जो करंट वैल्यूज़ हैं उसके साथ इसको हमने कॉपी कर लेना है। सही है। अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं लग रही तो डीप कॉपी वाली स्लाइड देखें, आपको उससे आइडिया हो जाएगा। क्योंकि उसमें हम जब एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे में कॉपी करते हैं तो उसमें जिस सोर्स वाले को डेस्टिनेशन में हमने कॉपी करना है, तो सोर्स वाले को हम एक कंस्ट्रक्टर में पास करते हैं और कंस्ट्रक्टर के अंदर आके वो इधर आ जाता है और यहाँ पर आके उसका हर एलिमेंट हम दूसरे में कॉपी करते हैं। तो यही हम काम करेंगे। ठीक है, हम क्या काम करेंगे, हम करेंगे जी दिस डॉट शेप ID, ठीक है, इज़ इक्वल टू अदर डॉट शेप ID। ठीक है, मतलब कि इस टाइम जो मेरा कंस्ट्रक्टर है उसकी शेप ID में अदर की शेप ID आ जाएगी। ठीक है, देखें एक एक चीज़ हम कॉपी करेंगे। ये इसी तरह जैसे डीप कॉपी में हम अरे का एक एक इंडेक्स उठाते हैं। तो आपको यहाँ तक क्लियर है? ठीक है जी। तो उसके बाद आपके पास क्या है जी, दिस डॉट, ठीक है, आपके पास है शेप टाइप। ठीक है, शेप टाइप इक्वल टू अदर डॉट शेप टाइप। सही है। दिस डॉट कलर इज इक्वल टू अदर डॉट कलर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो भी पास होके आएगा कंस्ट्रक्टर, ठीक है, उसी के शेप ID इस वाले में कॉपी है, उसकी शेप टाइप इस वाले में, उसका कलर इस तरीके से आपके पास एक डीप कॉपी बन जाती है। ठीक है, आई होप यू हमारे यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट जी, हमने मेथड टू ड्रा शेप, ठीक है, शेप ड्रा करनी है। तो ठीक है, शेप ड्रा हम करने लगे हैं। तो इसके लिए अगेन हमारे पास ये पब्लिक है। ठीक है, पब्लिक, ठीक है, वॉइड ड्रा के नाम से। ठीक है, तो ये देखें, ये वाला। सही। तो ड्रा के नाम से हमने इसमें एक ये बनाना है। अब इसके अंदर हमने जितनी भी ये हैं वैल्यूज़ पड़े उनको डिस्प्ले कर देना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे जी, कंसोल डॉट राइट लाइन। सही। और राइट लाइन के अंदर हम इन तमाम वैल्यूज़ को जो है वो हम डिस्प्ले करवा देंगे। सही। और इससे पहले डॉलर साइन लगाएंगे और इसमें हम लिखेंगे जी शेप की ID जो है वो क्या है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे है कंसोल डॉट राइट लाइन शेप ID। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इस टाइम जो भी शेप की ID है वो हम डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम करते हैं शेप ID हमने डिस्प्ले कर दी, शेप टाइप। ठीक है, शेप टाइप, और इसमें हम, ठीक है जी, शेप टाइप। सही है। और तीसरी चीज़ मेरे पास है, क्या थी, शेप कलर। सही है, शेप कलर। सही। और ये मेरे पास है कलर के नाम से है सिर्फ। सही। तो इस तरीके से हमने ड्रा जो है उसको यहाँ तक बना लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। एक चीज़ रह गई है, ठीक है, जो आज के बाद आपने बनाई करनी है क्योंकि अब आपने पढ़ लिया है। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टर हमारे पास, ठीक है, शिफ्ट और ये ESC के जो नीचे बटन है इसको आपने प्रेस करना है शिफ्ट के साथ। तो इसका नेम यही होगा जो क्लास का नेम है, शेप। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन, इसमें लिखें शेप विद ID। ठीक है जी, कौन सी ID इज़ टर्मिनेटेड। ठीक है, जो भी मैसेज लिखे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से काम करना चाह रहा हूँ। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जिस शेप का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है वो बताया कि जी मैं इस शेप का जो है वो डिस्ट्रक्टर हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी शेप ID। तो वो जी क्या बताया कि जी ये शेप ID टर्मिनेटेड है। तो यहाँ तक तो शेप हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अपना आ गया कैनवस। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्लास है कैनवस की। सही है। तो अगेन दिस इज़ आवर पब्लिक क्लास कैनवस। ठीक है, मैं CNVS। ठीक है, अच्छा ये ना कभी आप लोगों के पास टाइम हो तो थोड़ा गाइडलाइंस पढ़ लीजिएगा, नेमिंग गाइडलाइंस। ठीक है, ये गाइडलाइंस है, अगेन सजेशंस है कि हमने बेहतर अप्रोचेस किया हैं कि अगर क्लासेज हैं तो उनका C आप कैपिटल लिखें। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका C छोटा लिखें। अगर मल्टीपल वैल्यूज़ हैं तो उसमें स्टार्ट छोटे से करें और दरमियान लेट पर में लिखना है शेप ऑफ ID। तो S ये ऑब्जेक्ट का नाम है ना,
तो SHAPE ये छोटा होगा, ऑफ का O बड़ा होगा, ठीक है, फिर ID का I बड़ा होगा। लाइक ये एक कुछ गाइडलाइंस हैं, अगर आप में से कोई एक आज तक के एक क्वालिटेटिव डेवलपमेंट करना चाह रहा है तो इन चीज़ों को फॉलो किया करें। सजेशन है अगेन आप लोगों के लिए, कोई इंडोर्समेंट नहीं है। तो जी क्लास के प्राइवेट मेंबर्स क्या हैं जी, कैनवस की ID है, शेप्स हैं, ये 2 इसके प्राइवेट मेंबर्स हैं, और 2 तो इसने बताया है, और एक जब अरे बननी है तो अरे का अकाउंट आपने खुद लेना है, ये आपने थ्रू आउट एक आपको रूल है जो आपने पता होना है, ठीक है। तो ये मेरे पास हैं डेटा मेंबर्स, ठीक है। तो मेरे पास एक डेटा मेंबर जो है वो है प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट इंट कैनवस की ID, सही है। तो ये कैनवस की मेरे पास ID है, और उसके बाद मेरे पास है शेप जो है ना उसकी मेरे पास है वो दूसरी अरे, ठीक है। शेप की मेरे पास अरे है और इसका मैं नाम रखता हूँ शेप्स, क्लियर। और उसके बाद मेरे पास क्या है प्राइवेट, ठीक है, इंट शेप काउंट, क्लियर हो गया जी। ये डेटा मेंबर्स हैं, एक की प्रॉपर्टी बनेगी, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ ये यूज़र से लेना है या सेट करना है, और शेप समहाउ तो ये तो तब एक्सेस होगी जब यूज़र ऐड शेप करेगा, और ये तो हमने क्लास से बाहर एक्सेस करना ही नहीं होता, ये क्लास के अंदर हमें इसका काम होता है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी मेरी जो है वो डेफिनेटली पब्लिक होगी, ठीक है, पब्लिक इंट, ठीक है, और इसका मैं नाम लिखता हूँ जी ID ऑफ कैनवस, सही है, ID ऑफ कैनवस। इसमें मैंने ये तो ठीक है गेट कर दिया, रिटर्न कर दिया इस कैनवस ID को, ठीक है, और सेट में कैनवस ID इज इक्वल टू वैल्यू, ये जैसे हम पहले करते हैं। तो ये हमारी जो है वो क्या बन गया, प्रॉपर्टी बन गई, सही। अब हमने नीचे कंस्ट्रक्टर इसका बनाना है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर सिंपल क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर में यूज़र से वो सिर्फ कैनवस की ID ले आएगा और बाकी इन वैल्यूज़ को वो इनिशियलाइज़ कर देगा, ठीक है। तो पब्लिक, ठीक है, पब्लिक और कैनवस, ठीक है, और यहाँ पे इंट ID वो लेके आएगा यूज़र से, ठीक है, और यहाँ पे कैनवस की ID में ID को स्टोर कर देगा, और जो शेप्स हैं, ठीक है, ये जो SHAPES, ठीक है, जो शेप्स हैं मेरे पास, यार शेप्ड नहीं है, शेप्स हैं, सही। तो जो शेप्स हैं इसको वो जो है वो इनिशियलाइज़ कर देगा, ठीक है, न्यू शेप, और शेप काउंट नहीं बल्कि मैंने ये 10 की एक शेप बना ली, इसमें 10 मतलब कि मेरे पास वैल्यूज़ आएंगी। ये आपके ऊपर है, आप इस तरीके से खुद भी फिक्स कर सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि यूज़र से वैल्यू लेके यहाँ से पास करें और यहाँ से उतनी ही की अरे बना लें, आपके ऊपर है। तो जी शेप काउंट रह गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर है। अब एक अगेन यहाँ पर भी डीप कॉपी के लिए हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोड कर लेते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टर फॉर डीप कॉपी, ठीक है। डीप कॉपी के लिए अगेन उसको अब एक कैनवस का ऑब्जेक्ट आएगा, उस वाले की तमाम वैल्यूज़ इस वाले में पास करनी है, ठीक है। तो इसके लिए अब मेरे पास क्या है जी पब्लिक, ठीक है, नाम क्या है कैनवस, सही है, और इसके अंदर अब मेरे पास कैनवस का ही एक ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, कैनवस अदर, ठीक है, और ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसके अंदर ये इस टाइम जो मेरे पास है ऑब्जेक्ट उसके कैनवस ID में अदर की कैनवस ID, यहाँ तक तो आपको क्लियर है या नहीं है, ठीक है। और इस वाले के जो मेरे पास शेप काउंट है उसमें अदर का शेप काउंट यहाँ तक भी क्लियर है। अब एक चीज़ जो हमने कॉपी करनी है वो क्या करनी है, 3 चीज़ें हैं ना, कैनवस ID कॉपी करनी है, देखें, एक सोर्स कैनवस के ऑब्जेक्ट को डेस्टिनेशन वाले कैनवस के ऑब्जेक्ट में डीप कॉपी करनी है, तो एक एक चीज़ें उठा के रखनी पड़ेंगी ना। तो कैनवस की ID उठा के सोर्स वाले की डेस्टिनेशन में रखेंगे, फिर शेप काउंट सोर्स वाले की डेस्टिनेशन में रखेंगे, तो ये है आपका सोर्स और ये है डेस्टिनेशन, ये दोनों काम हो गए, ये सोर्स और ये डेस्टिनेशन, ये काम हो गया। अब मसला है यहाँ पे, क्योंकि ये है अरे, अगर तो हम इस तरीके से करेंगे ना, दिस डॉट शेप्स इक्वल टू अदर डॉट शेप्स, इस तरीके से कॉपी तो होगा, लेकिन ये क्या हुआ है आपके पास बेटा, ठीक है, इसने इसका अरे थी ना, क्योंकि अरे थी, इसका इसने उठाया है रेफरेंस एड्रेस और इसमें रख दिया, तो ये रेफरेंस के साथ चला गया। लेकिन हमने डीप कॉपी करनी है, तो इसका एक एक इंडेक्स हमें इधर जाके कॉपी करवाना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, गौर करें ज़रा, आप ज़रा ज़हन में लगाएं कैसे करेंगे जी, ठीक है। वो इस तरीके से करेंगे, लूप चलाएंगे और लूप में आप एक एक उसके इंडेक्स को दूसरे के ऊपर कॉपी करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले शेप्स को इनिशियलाइज़ करेंगे, डेफिनेटली शेप्स को इनिशियलाइज़ करेंगे, तभी जाके वो उसको फिर हम लूप के अंदर जाके जो है वो हमको वो करवा देंगे, दूसरा एक एक इंडेक्स जो है वो हम कॉपी करवा देंगे। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर इंट I इज इक्वल टू 0, ठीक है, I इज़ लेस देन शेप काउंट, डेफिनेटली यूज़र ने शेप काउंट तो बता दिया ना कितना है,
तो शेप काउंट, ठीक है, और आई प्लस प्लस, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि इस यूज़र की जो शेप्स हैं, ये करंट जो यूज़र है इसकी जो शेप्स है उसके हर इंडेक्स के ऊपर अदर यूज़र के शेप्स का हर इंडेक्स कॉपी हो जाएगा। नो दिस इज़ द डीप कॉपी ब्रो, ठीक है। इस तरीके से ये आप लोगों ने पीएफ में पढ़ा हुआ है कि अरे को दूसरे में कॉपी करना है, सिंपल इंडेक्स दे देंगे तो शैलो कॉपी, अगर एक एक इंडेक्स उसका उठा उठा के कॉपी करवाएंगे तो डीप कॉपी है। तो बेटा ये अब आपकी डीप कॉपी बनी। सो यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम आते हैं जी आगे। हमारे पास है मेथड, क्या था हमारे पास, अगर हम यहाँ से देखें ऐड शेप और डिस्प्ले शेप्स, ये दो हमने बनाने, ठीक है। तो मेरे पास है पब्लिक, ठीक है, वॉइड ऐड शेप, ठीक है। ये मेरे पास जो है वो ऐड शेप का मेथड है, तो इसमें शेप एक आएगी और मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, सही है। तो अगेन जैसे हम एक चेक लगाते हैं कि हमारे पास कहीं अरे का इंडेक्स जो है वो ज़्यादा ना हो जाए, तो हमने उस इंडेक्स से कम तक, इस 10 से कम तक हमने ऐड करवानी होती हैं, अदरवाइज़ प्रोग्राम में एरर आएंगे और फिर आप कहेंगे कि जी ये एरर कहाँ पे आ रहा है। तो इसके लिए हम एक चेक लगा लेते हैं, इफ़ अगर वो जो शेप काउंट है इस टाइम आपका वो इसकी लेंथ से कम है, ठीक है, इज़ लेस देन, ठीक है, इज़ लेस देन आपके पास ये जो इस टाइम शेप्स हैं, ठीक है, मतलब कि आपके पास ये जो शेप का तो साइज़ है 10, ठीक है, और शेप काउंट में लेट्स सपोज अभी तक सिर्फ 4 वैल्यूज़ है, तो 4 इज़ लेस दैन 10। अगर तो ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पर भी आपके पास शेप काउंट में लेट्स सपोज 10 वैल्यू है, इधर भी 10 वैल्यू है, फिर ये ऐड नहीं करने देगा ना। तो ये हमने एक छोटा सा चेक लगा लिया, इज़ लेस दैन शेप्स डॉट लेंथ, ठीक है जी, डॉट लेंथ, सही है। तो अगर तो ये वाकई उसकी लेंथ के अंदर आ रहा है तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने उसके अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करवा देना है, ठीक है। तो शेप्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा शेप काउंट, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास शेप, क्लियर। जो शेप आ रही है उसको आपने अरे के अंदर जो है वो आपने स्टोर करवा देना है, सही है, और शेप काउंट को इंक्रीमेंट कर देना है, सही। तो यहाँ तक ओके हो गया। अदरवाइज़ फिर अगर ये काम नहीं होता तो यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवा दो, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, और इसमें लिख दो लिस्ट इज फुल, ठीक है। अगर लेट्स सपोज आपकी अरे 10 थी और आपने 10 के 10 ऑब्जेक्ट्स बना, टेस्ट करना है ना, इसको कर लो यार, एक अरे ये 10 की बजाय बना लो 3 एलिमेंट्स की, 3 के बाद जब चौथा आप ऐड करने लगोगे ना, तो ये चौथा ऑब्जेक्ट तो आपको ये बताएगा कि भाई लिस्ट में तो जगह नहीं है, आप चौथा कहाँ से ऐड करना चाहते हो। तो हम अभी 10 का कर रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से हम इसको मैनेज कर रहे हैं, सही, ठीक है। एक्सेप्शंस ये होती हैं, इस तरह के एरर्स, इनको हम यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया ऐड शेप हमारे पास हो गई। हाँ, और क्या रह गया, एक मेथड रह गया, ठीक है, वो है इस पूरी को हमने जो डिस्प्ले करना है ना, उस मतलब सारी शेप्स को डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो उसका नाम भी वैसे ही रख लेते हैं, डिस्प्ले शेप्स, सही है। तो डिस्प्ले शेप्स, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले शेप्स, तो इसके अंदर जो है वो हम इस सब को, जितनी भी शेप्स हैं उनको हम यहाँ पे ला के डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है कंसोल पे लिख देते हैं, ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑल शेप्स इन द करंट कैनवस आर, ठीक है, इन द करंट कैनवस, यहाँ पे कैनवस की आईडी भी डाल दें, ठीक है, इस तरीके के करके, और बाहर इसके जो है वो हम $साइन डालेंगे, तो अंदर इस ब्रैकेट में एक कैनवस की आईडी डालें दें, सही है। तो ये इनको डिस्प्ले, अब एक लूप हमने लगा लेनी है फॉर, ठीक है। तो इसके लिए फॉर लूप लगा लें, फॉर ईच लगा लें, ठीक है, जो भी लगानी है आप लगा लें। पिछले क्वेश्चन में मैंने फॉर ईच लगाई थी, यही काम मैं अगर आपको फॉर से भी करके दिखा दूं, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि ये दोनों चीज़ें कोई डिफरेंट हैं। फॉर ईच थोड़ी सी मुझे यूज़ करनी आसान लगती है, मैं इसलिए उसको करता होता हूँ, ठीक है। तो आई इज़ लेस देन आपके पास शेप काउंट है, यहाँ पे शेप्स डॉट लेंथ नहीं करना। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि आपके पास शेप्स डॉट लेंथ में 10 एलिमेंट हैं, तो ये 10 तक लूप चलेगी, मे भी उसमें वैल्यूज़ 5 तक पड़ी हूँ। तो उसको अगर आप ये भी काम करते हैं तो फिर आपको इसके अंदर एक और चेक लगाना पड़ता है, जो याद है पिछले क्वेश्चन में फॉर ईच में जाके मैंने लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता यही हूँ कि मेरा काउंट मुझे बताता है कि इस टाइम कितने एलिमेंट पड़े हैं, तो मैं उसी तक चला लेता हूँ इसको, ठीक है। तो मैं शेप काउंट तक इसको चला लेता हूँ, और आई प्लस प्लस, और ये, ठीक है, ये मेरी फॉर की लूप है। और ये जी इसने कंसोल डॉट राइट लाइन
शेप्स डॉट आई नहीं, ये नहीं करना मैंने, बल्कि मैंने करना है जो मेरी इसमें शेप्स, ठीक है, इसकी जो आई इंडेक्स है उसके ऊपर जो ड्रा का मेथड पड़ा है इसने सिंपल वो डिस्प्ले कर देना और ये शेप्स अपनी वैल्यूज डिस्प्ले कर देगा। सही, दैट्स ऑल। इसका भी डिस्ट्रक्टर बना दें जी। डिस्ट्रक्टर है, ठीक है, और डिस्ट्रक्टर अगेन शिफ्ट और ये टिल्ड साइन, और नाम क्या था, कैनवस, सही, और दैस, ठीक है। और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, एंड दिस, और इसमें मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट ऑफ CANVAS कैनवस इज़ किल्ड, सही है। और यहाँ पे भी अगर मैं एक आईडी डिस्प्ले कर दूँ कि कौन से वाले कैनवस के ऑब्जेक्ट डिलीट हुआ है, ठीक है, तो उस वाले की हम यहाँ पे आईडी प्रिंट कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा काम मुझे एक्चुअली प्रॉपर थोड़ा सा काम करना अच्छा लगता है, सही है। तो जी ये तरीका है हमारा। अब यहाँ तक हमारा सब कुछ बन गया है, इसको रीबिल्ड कर लेते हैं और रीबिल्ड करके हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये हमारा सही चल रहा है, ठीक है। कंसोल डॉट रीड लाइन हम कर लेते हैं जी, ठीक है। बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है जी। तो अब हमने इस सारे काम को टेस्ट कैसे करना है मेरे भाई। हमने इसको टेस्ट, सबसे पहले हम जो शेप्स है ना उनके हम कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, फिर किसी एक ऑब्जेक्ट की डीप कॉपी और शैलो कॉपी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट में चेंजेस करते हैं और फिर देखते हैं कि डीप कॉपी और शैलो कॉपी में क्या कुछ चेंज हुई है या नहीं, सही है। तो ठीक है, तो जी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे शेप, ठीक है, शेप का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ S1 इज इक्वल टू न्यू शेप, और इसको मैं 1 देता हूँ, आईडी नेम देता हूँ सर्कल, और आगे कलर इसको मैं देता हूँ रेड, सही, ठीक है। उसके बाद मैं देता हूँ जी शेप, ठीक है, S2, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू शेप, ठीक है, एक और शेप मैंने बनाई, ठीक है, इसको आईडी देता हूँ 2, और इसको मैं जो है वो देता हूँ स्क्वायर, ठीक है, और इसे मैं कहता हूँ जी इसका कलर है ब्लू, सही है। उसके अलावा मैं बनाता हूँ शेप S3 इज इक्वल टू न्यू, बल्कि एक काम करते हैं, 2 शेप्स बन गए हैं, S3 का मैं नाम रखता हूँ ओरिजिनल, सही है, ओरिजिनल शेप, ठीक है, क्योंकि अब इसी का मैं आगे कॉपी करूँगा। इज इक्वल टू न्यू, ठीक है, शेप, और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ 3, और इसको मैं कहता हूँ कि जी ये मेरे पास है ट्रायंगल, ठीक है, और इसको मैं कलर देता हूँ ग्रीन, सही। तो जी ये मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स बन गए शेप्स के। अब मैं कॉपी क्रिएट करता हूँ इस वाले की, ठीक है। सबसे पहले क्या, शैलो कॉपी क्रिएट करता हूँ, तो उसके लिए क्या बनाऊँगा, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ शेप, तो इसका मैं नाम रखता हूँ शैलो शेप, ठीक है, या शैलो शेप, सही है, ठीक है। इज इक्वल टू शैलो कॉपी में क्या करते हैं, सिंपल इसका रेफरेंस दे देते हैं। वो कैसे देते हैं, इसका सिंपल इस तरीके से नाम देते हैं, तो ये शैलो कॉपी बन गई, ठीक है जी। तो डीप कॉपी हम कैसे बनाते हैं, डीप कॉपी में शेप, उसका हम नाम रखते हैं डीप, और शेप इज इक्वल टू डीप कॉपी कैसे बनाते हैं जी, न्यू के साथ प्रॉपर कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं शेप टाइप का, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम ओरिजिनल शेप जो है उसको पास कर देंगे, सही है। ओरिजिनल शेप हम पास कर देंगे तो क्या होगा, ये ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वो ये वाला सारा डेटा लेके जाएगा, ये वाला, ठीक है, और ये यहाँ पे आके यहाँ पे वो सारा डेटा आएगा, और वो सारा डेटा इस वाले में ये दिस इसका मतलब पता क्या, ये है हमारे पास डीप शेप का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो डीप शेप के जो है ना, दिस का मतलब यही होता है ना कि जो ऑब्जेक्ट इसको क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो डीप शेप के आईडी में जो जिसको हम कॉपी कर रहे हैं उसकी आईडी आ जाएगी, डीप शेप के शेप टाइप में जिसको हम कॉपी कर रहे हैं उसकी शेप टाइप, और इस तरीके से जो है ये हो जाएगा। तो इसलिए हमने देखें इसको यहाँ पे ये ओरिजिनल शेप को हमने यहाँ पे जो है वो हमने शिफ्ट कर दिया जी। यहाँ तक जो है वो हमारा प्रोग्राम क्लियर है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम डिस्प्ले करते हैं चेंजेस से पहले, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिफोर चेंजेस। तो बिफोर चेंजेस में हम सब कुछ डिस्प्ले करते हैं, ठीक है जी। हम क्या डिस्प्ले करते हैं, अच्छा जी, कंसोल के ऊपर मैं ना डॉट राइट लाइन, ठीक है, डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिफोर चेंजेस,
ठीक है, बिफोर चेंजेस शेप, सही, ठीक है। और इसके बाद मैं ओरिजिनल डॉट शेप जो है उसको मैं ड्रॉ करता हूँ, डॉट इसका ड्रॉ का मेथड, सही है जी। तो उसके बाद ये करने के बाद मैं अब शैलो कॉपी, उसको शैलो कॉपी से पहले भी मैं कंसोल पे यहाँ पर लिख देते हैं जी शैलो कॉपी ऑफ शेप, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो शैलो कॉपी का ऑब्जेक्ट बनाया था इसके साथ इसका ड्रॉ को कॉल कर लो, सही। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे डीप कॉपी, तो ये अभी हमने चेंजेस नहीं किए, चेंजेस से पहले ही हम जो है वो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डीप शेप डॉट ड्रॉ, सही है। तो यहाँ पे अगर आप इसको रन करें तो आप देख लें बेशक कि आपके पास इसकी आईडी ओरिजिनल की 3 है और बाकियों के अंदर सेम डेटा है, सही है। और इसके बाद अब हम इसमें करते हैं चेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, किस में कर रहे हैं जी, शेप में, ठीक है। तो कैसे चेंजेस करते हैं, ओरिजिनल में हमने चेंज करना है तो हम ओरिजिनल की प्रॉपर्टीज़ को आप यूज़ करेंगे, ठीक है। ओरिजिनल शेप डॉट, ठीक है, आईडी ऑफ शेप, ठीक है, इज़ इक्वल टू, क्या थी मेरे बेटा आईडी 3 थी, मैं 5 कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको सिग्निफिकेंटली चेंज नज़र आए, ठीक है। उसके अलावा ओरिजिनल शेप डॉट, ठीक है, टाइप ऑफ शेप, ठीक है, टाइप मैं इसकी कर देता हूँ जी, ये मेरे पास है क्यूब, सही है। और ये देखें अब मैं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, इक्वल टू करके मैं सिंपली उसको वैल्यूज असाइन कर रहा हूँ, देखिए कितना आसान है, गेटर सेटर के बगैर ही अब काम, ठीक, डॉट, ठीक है, कलर ऑफ शेप, ठीक है, इज़ इक्वल टू, मैं कह देता हूँ जी ये वाइट है, सही है, ठीक है। चेंजेस हो गए, अब चेंजेस के बाद मैं अब आफ्टर चेंजेस इनको दोबारा कॉल करता हूँ, सही है। तो मैं इसे कहता हूँ आफ्टर चेंजेस, ठीक है, आफ्टर चेंजेस, सिंपल जो कंसोल पर डिस्प्ले होना ना उसको मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, शैलो ऑफ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आफ्टर, ठीक है, आफ्टर, सही, ओके हो गया। और बल्कि काम करते हैं, ठीक है, और इसके अंदर एक इस तरीके से लाइन प्रिंट कर देते हैं कंसोल पे, ठीक है जी। तो आप ये देखें जी, ये आपके पास बिफोर की कॉपी है, अब ये आफ्टर की कॉपी है। आफ्टर में आपने देखें हमने आईडी को चेंज किया था ना, करने के बाद शैलो कॉपी में डेटा वही रहा है जो हमने चेंज किया, सही है, लेकिन डीप कॉपी में प्रीवियस डेटा ही रहा है और ऐसे ही होना था, सही है, क्लियर हो गया, क्योंकि शैलो कॉपी में हमने उसको रेफरेंस पास किया होता है इसलिए वही डेटा रहा है। तो जी यहाँ तक तो सब कुछ ओके है। अब हम चलते हैं कैनवस के ऊपर। तो हमने जो शेप है उसका हमने डीप कॉपी और शैलो कॉपी को समझ लिया। कैनवस में भी यही काम करना है और कोई फ़र्क नहीं है, बस एक उसमें हम काम करेंगे क्योंकि उसमें डीप कॉपी में हमें अरे का कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन हो जाएगा ना, समझ लग जाएगा कि अरेज कैसे डीप कॉपी में काम करती हैं। हाँ सही है, चलें जी मैं थोड़ा क्विकली यहाँ तक जो है वो काम हम कर लेते हैं। अच्छा यहाँ तक मैं एक काम करता हूँ, अब मैं यहाँ पे, ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैनवस ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जी कैनवस के, सही है जी। तो लेकिन अगेन हमने टेस्ट तो एक को ही करना होता है, ये तो वैसे मैंने आपको बताया था, इसमें भी देखें हमने सिर्फ इसको थ्रू आउट टेस्ट किया है, इनको कहीं हमने टेस्ट ही नहीं किया। तो हमें वैसे ज़रूरत तो एक की होती है, लेकिन आपको बताने के लिए वैसे किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं इसलिए मैं वो बना रहा हूँ। तो कैनवस में आपके पास जो है एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है C1 के नाम से, ठीक है, तो न्यू कैनवस, ठीक है, और इसको एक आईडी में दे देता हूँ 1, ठीक है, क्योंकि आप कैनवस का कंस्ट्रक्टर देखें वो सिर्फ आईडी ले रहा है। कैनवस C2 को आईडी में दे देता हूँ 2, सही है, लेकिन C2 नहीं, मैं इसका मैं नाम रखता हूँ ओरिजिनल कैनवस, सही है, क्योंकि इसी को अब हमने कॉपी करना है, ओरिजिनल कैनवस, क्लियर हो गया जी। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, इनको हमने 2 वैल्यूज़ जो हैं वो असाइन मतलब 2 ऑब्जेक्ट बनाती हैं। अब सिर्फ ओरिजिनल कैनवस में मैं कुछ शेप्स ऐड करता हूँ, मेरे पास कितनी शेप्स हैं जी 1 2 3, लेकिन फ़िलहाल मैं इसमें सिर्फ 2 शेप्स ऐड करता हूँ, ठीक है। तो एडिंग शेप्स, तो मैं क्या करता हूँ जी ओरिजिनल कैनवस डॉट ऐड शेप, और इसमें मैं देता हूँ जी S1, सही है, और ओरिजिनल कैनवस, ठीक है, डॉट ऐड शेप, और इसमें मैं देता हूँ जी S2, ठीक है। तो ये 2 शेप्स जो हैं उनको अभी मैंने सिर्फ ऐड किया, इसको और इसको, क्लियर हो गया जी। यहाँ तक तो मैंने सिर्फ 2 शेप्स को ऐड कर दिया।
ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि जी मैं इसकी कॉपी क्रिएट करता हूँ, शैलो कॉपी। ठीक है, शैलो कॉपी अगेन कैनवास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, उसका नाम मैं लिखता हूँ शैलो कैनवस इज इक्वल टू, ठीक है, क्या करना है, ओरिजिनल कैनवस। ठीक है, इसके इक्वल रख दिया, तो ये मेरे पास एक शैलो कॉपी बन गई। और डीप कॉपी कैसे बनानी है जी, ठीक है, आपको पता है कि कैनवस का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, डीप अंडरस्कोर कैनवस इज इक्वल टू न्यू कैनवस। ठीक है, इज इक्वल टू न्यू कैनवस, और इसमें आपने ये जो ओरिजिनल कैनवस का ऑब्जेक्ट है उसे पास कर देना है। होगा क्या, अब ये ओरिजिनल कैनवस के अंदर इस टाइम एक अरे पड़ी है जिसमें 2 वैल्यूज़ हैं, तो ये यहाँ से कंस्ट्रक्टर में जाएगा। ठीक है, जो कैनवस का कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे, तो क्या करेगा, अब ये जो डीप कॉपी वाला है उसकी कैनवस आईडी ओरिजिनल वाले की आईडी उसमें चली जाएगी। ठीक है, डीप वाले की शेप काउंट में भी ओरिजिनल वाले का शेप काउंट चला जाएगा। अब डीप वाले की जो अरे है शेप्स की, इसमें ओरिजिनल वाले की अरे का एक एक इंडेक्स जो है वो जाके कॉपी होगा, तो उसके अंदर जो भी वैल्यूज़ पड़ी होंगी वो भी कॉपी हो जाएंगी। तो देखें, ये मेन की जो यहाँ पे समझाने वाली है। ठीक है, डीप कॉपी करने के बाद अब हम करते हैं वैल्यूज़ डिस्प्ले वैल्यूज़। सही है जी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं सबसे पहले, ठीक है, हम सबसे पहले ओरिजिनल वैल्यूज़ जो है उसको हम डिस्प्ले करते हैं, फिर चेंज करेंगे, फिर चेंज करने के बाद हम चेंज्ड वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेंगे। तो मैं यहाँ पे कंसोल, इसमें मुश्किल थोड़ी है, बस ये थोड़ा सा कोड ज़्यादा लिखना पड़ता है ना टेस्ट करने के लिए। कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, ओरिजिनल बिफोर चेंज। सही, तो ये मेरे पास है ओरिजिनल वैल्यूज़ बिफोर चेंज। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कैनवस ओरिजिनल कैनवस को ड्रा कर दूँगा। ठीक है जी, ओरिजिनल कैनवस डॉट डिस्प्ले शेप्स। ठीक है, कैनवस डॉट डिस्प्ले शेप्स, और ये इसका जो मेथड है यहाँ पे कॉल हो गया। सही है, अब इसके बाद मैं करता हूँ शैलो कॉपी बिफोर चेंज। सही है, अभी हमने चेंजेस नहीं किए, याद रखना। ठीक है, शैलो कैनवस बिफोर चेंज, तो ये कैसे होगा, ये होगा इस तरीके से, शैलो कैनवस डॉट डिस्प्ले शेप्स। सही है, डॉट डिस्प्ले शेप्स, और ये इस तरीके से होगा। सही है, फिर वही है हमारे पास है डीप कैनवस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास है ये डीप कैनवस। सही है जी, तो ये तीनों मेरे पास डिस्प्ले हो गए। अब हम यहाँ पे करते हैं चेंजेस। चेंजेस में क्या करता हूँ, एक मैं कर देता हूँ चेंज आईडी कर देता हूँ। दूसरी चेंज मैं क्या करता हूँ कि मैं एक और ओरिजिनल वाले में कितनी अभी तक शेप्स ऐड थी, 2, अब मैं इसमें शेप और ऐड कर देता हूँ, ऐड मोर शेप। तो यार कोई शेप डिलीट करनी ऐड करनी है, भी तो चेंज ही है ना। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले तो मैं आईडी चेंज करता हूँ, ओरिजिनल कैनवस डॉट आईडी ऑफ कैनवस इज इक्वल टू 10। सही है, आईडी मैंने इसकी चेंज कर दी। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें एक शेप और ऐड कर देता हूँ, ओरिजिनल कैनवस डॉट ऐड शेप। ठीक है, और इसमें मैं क्या कर देता हूँ, ओरिजिनल शेप इसमें मैंने ऐड कर दी है। सही है, तो उसके बाद अब अगेन इनको मैंने डिस्प्ले कर देता हूँ तमाम चीज़ों को। ठीक है, तो हमारा टेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे कर देता हूँ ओरिजिनल वैल्यूज़ आफ्टर चेंज, और शैलो वैल्यूज़ आफ्टर चेंज, और यहाँ पर भी शैलो कैनवस आफ्टर चेंज, और यहाँ पर एक लाइन भी प्रिंट कर देते हैं यार। ठीक है, वो उसी तरीके से जो है वो प्रॉपर जो है वो लाइन ब्रेक हमें नज़र आएगी। सही है ना, तो इस तरीके से लाइन डिस्प्ले कर देते हैं ताकि प्रॉपर चीज़ें नज़र आएँ। सही, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस। यार इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, काम करते हैं। ऊपर वाला हमने टेस्ट कर लिया था ना, ये यहाँ तक ये कैनवस से ऊपर तक हमने टेस्ट कर लिया था। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन। सही है, और कंसोल डॉट, ठीक है, रीड लाइन करते हैं, और दूसरा इसका मेथड होता है क्लियर, जो कि स्क्रीन को क्लियर कर देता है। सही, इन दो का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अगेन चलाएं। अब ये देखिएगा कि सबसे पहले इसने शेप को दिखाया। ठीक है, उसने दिखाया जी ओरिजिनल ये वैल्यूज़ थी, शेप आईडी 3। ठीक है, कॉपी ओरिजिनल था, शेप आईडी 3, ट्रायंगल कलर उसका ग्रीन था। शैलो कॉपी की तब भी ये यही चीज़ें उनमें कॉपी हुई हैं। ठीक है, चेंज करने के बाद आपने उसमें चेंज कर दिया 3 की बजाय 5, शेप टाइप आपने कर दी थी क्यूब, और कलर कर दिया था वाइट। ठीक है, लेकिन शैलो कॉपी में भी वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया क्योंकि रेफरेंस था, और डीप कॉपी में वही पुरानी वैल्यू पड़ी है क्योंकि ये रेफरेंस नहीं था, ये डीप कॉपी थी। ठीक है, अब एंटर करते हैं जी, तो ये इसको क्लियर कर देगा कंसोल का, और हमें इसके बाद किसका बताएगा, उसका दूसरे का कैनवस का। सही है, तो अब कैनवस आ गया हमारे पास, ओरिजिनल वैल्यूज़ बिफोर चेंज। अब आप गौर से देखें जी। ठीक है, सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट के अंदर 2 वैल्यूज़ पड़ी थी, और वो उसने डिस्प्ले कर दी हैं।
क्लियर है। शैलो वैल्यूज़ भी उसने डिस्प्ले कर दी हैं, वो 2 ही हैं, और डीप वैल्यूज़ भी उसने डिस्प्ले कर दी हैं, वो 2 ही हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने यहाँ पे आईडी डिस्प्ले नहीं करवाई, आपने करवानी है करवा लेना, मैं भूल गया हूँ। ठीक है। अच्छा नहीं, यहाँ पे आईडी है, ये देखें, ये 2 है, ये 2 आईडी है, बिल्कुल सॉरी, हमने उसमें डिस्प्ले करवाया हुआ है शेप्स वाले मेथड के अंदर ना। तो यहाँ पे देखें ऑल शेप्स इन द करंट कैनवस 10 आर। ठीक है। तो 10 के अंदर हमने ये एक न्यू ऐड की थी, याद है, शेप आईडी 5। ठीक है, हम न्यू ऐड की थी, तो ये ओरिजिनल में है। जब ओरिजिनल में चेंज किया तो शैलो कॉपी में ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, लेकिन डीप कॉपी जो है वो उसमें चेंज नहीं हुई। ठीक है। डीप कॉपी में क्योंकि हमने उसको एक एक उसका लूप लगा के एक एक इंडेक्स उसका हमने उठा के वहाँ पे रखा हुआ है। तो दैट्स ऑल अबाउट शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी एंड एंड ऑफ टुडे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू प्रैक्टिस ऑफ इट।